अध्याय 801 पालक पिता ऊपर। आप पहले से ही जानते हैं कि मैं एक अंतरिक्ष अमर हूँ, तियान जियो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और फिर भी आप जीतना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ शक्तिशाली तरकीबें छिपी हुई हैं। मैं सचमुच उत्सुक हूँ कि किस तरह की विधि आपको इतना आत्मविश्वास देती है। यदि आप जीतते हैं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। मेरे पास कोई विशेष चाल नहीं है, लिनशेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं बस इस तथ्य पर शर्त लगा रहा हूँ कि आप मुझे नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, आप काफ़ी ईमानदार हैं, तियान जियू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। जीतने से केवल तुम्हारा ही लाभ होगा, और यदि तुम हार गए तो सबसे बुरा परिणाम ये होगा कि तुम मेरे शपथबद्ध पुत्र बन जाओगे। ऐसा लगता है कि आपने अपनी संभावनाओं का सही आकलन कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरा आपसे द्वंद्वयुद्ध शुरू से ही अनुचित था। आपको कुछ लाभ देने से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे व्यक्ति के पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। आप बिना लक्ष्य के गोली नहीं चलाएंगे। बहुत हो गई बात, क्या आप तैयार हैं? मैं अपनी चाल चलने वाला हूँ। बस आगे बढ़ो, लिनशेन ने बर्फीले पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कहा। उसने तियान जियो को देखा, न तो जीवन आधार को बुलाया और न ही किसी हथियार का उपयोग किया, बस तियान जियो को देखा। तुम मेरी अंतिम मार ऐसे ही झेलोगे? तियान जियो ने संदेह से पूछा। हाँ, लिनशेन ने सिर हिलाया। तियान जियो को कुछ एहसास हुआ और वह जोर से हंस पड़ा और ताली बजाने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत उत्तम है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आप हथियार या जीवन आधार या कारपेस गार्ड का उपयोग नहीं करते हैं। यदि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता तो स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी ताकत पर नियंत्रण रखना होगा। इस प्रकार मेरे हमले की ताकत कमजोर हो जाएगी और अपनी छिपी विधियों से शायद आप इस परीक्षा को पास कर सकें। वास्तव में चतुर योजना, मैं आपसे और अधिक प्रभावित हो रहा हूं। लिनशेन के पास वास्तव में कुछ तरकीबें थीं, लेकिन मुख्य रूप से यह उसकी शारीरिक लचीलापन था जिस पर वह सबसे अधिक निर्भर था। यदि उसका शरीर प्रहार सहन नहीं कर सकता तो उन अन्य चीज़ों का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं होगा। लिनशेन ने कहा, चीज़ों को देखना लेकिन उन्हें उजागर न करना एक सभ्य बात है। ठीक है, ठीक है, फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करें, तियान जियो ने कहा। अब वह ये देखने के लिए और अधिक उत्सुक था कि लिनशेन के पास क्या है। वह लिनशेन की सोच से अच्छी तरह वाकिफ था, फिर भी उसे थोड़ा नुकसान सहने में कोई आपत्ति नहीं थी। एनो स तियान जियो ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, यदि आप मेरे इस हथेली के प्रहार को रोक सकते हैं तो आपको मेरे पिता के रूप में स्वीकार करने में क्या बुराई है। बोलने के बाद तियान जियो ने अपनी हथेली से प्रहार किया। ये हमला न तो पिछले विजय युद्ध रणनीति की तरह भव्य था और न ही इसने आकाश को घेरा था। ऐसा लग रहा था कि यह एक हल्की कोमल हथेली है जिस पर प्रकाश का कोई निशान नहीं है। लिनशेन ने देखा कि तियान जियो ने लापरवाही से हथेली को आगे बढ़ाया। ये तेज तो नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता और वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे तियान जियो की हथेली उसके कंधे और बांह पर आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, तियान जियो लिनशेन को मार नहीं सका, लेकिन वह लिनशेन को इस प्रहार को रोकने भी नहीं दे सका। फलस्वरूप उन्होंने स्थान नियम से विस्थापन नियम का प्रयोग किया। इस हथेली के प्रहार से स्थान विस्थापित हो सकता था, जिससे लिनशेन का हाथ सीधे उसके शरीर से दूर चला जाता और अलग हो जाता। इससे लिनशेन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शर्त हारने का मौका मिल गया। लिनशेन द्वारा हार स्वीकार करने के बाद तियान जियो ने बिना कोई निशान छोड़े लिनशेन के शरीर पर हाथ को पुनः जोड़कर उस स्थान को पुनः स्थापित कर दिया। ये वास्तव में एक रहस्यमय और अप्रत्याशित क्षमता थी। ये जानते हुए कि लिनशेन के पास रणनीतियां हैं, तियान जियो को अभी भी विश्वास नहीं था कि लिनशेन एक निर्वाण प्राणी के रूप में उसके अमर नियमों को तोड़ सकता है। ये वास्तविक अमर कानून थे और साधारण अमर लोग उसकी स्थानिक विस्थापन की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। टकराना, लिनशेन के कंधे पर चोट लगी, उसका शरीर उल्का की तरह उड़ गया और उसके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ से टकराया, जिससे उसकी चोटी टूट गई और वह उसके नीचे दब गया। हालांकि ये परिणाम देखकर तियान जियो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने जिस अंतरिक्ष विस्थापन तकनीक का उपयोग किया था वह केवल अंतरिक्ष को विस्थापित करने के लिए थी और इससे केवल लिनशेन का हाथ उसके शरीर से अलग होना चाहिए था, इससे लिनशेन को दूर नहीं फेंकना चाहिए था। इस परिणाम ने स्पष्ट रूप से तियान जियो को आश्चर्यचकित कर दिया। वह नीचे की ओर उड़ते हुए ढही हुई बर्फीली चोटी के ऊपर पहुंचे और अशांत बर्फ की लहरों और फिसलते ग्लेशियरों को देखा। बर्फ ने नीचे घाटी को दफन कर दिया था और लिनशेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तियान जियो के एक विचार से नीचे ग्लेशियर और बर्फ के ढेर टुकड़े टुकड़े होकर अलग होने लगे, जैसे कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खो दिया हो और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उछाले जाने के कारण ऊपर की ओर तैरने लगे हों। बर्फ और चट्टानों के विशाल खंड आकाश की ओर उठे और जल्द ही लिनशेन, जो उनके नीचे दबा हुआ था, नजर आने लगा। लिनशेन की उपस्थिति को देखने के बाद तियान जियो सदमे में रुक गया।
लिनशेन बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर खड़ा था, उसके साथ ऊपर उठ रहा था। उसका युद्ध सूट कंधे पर टूट गया था, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके कंधे पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान था। फिर भी तियानजियो ने जो संदेह किया था उसके विपरीत, उसका हाथ उसके शरीर से अलग नहीं हुआ था, बल्कि अभी भी चीक से जुड़ा हुआ था। दया दिखाने के लिए धन्यवाद। क्या हम इसे ड्रॉ कहें? चलो शर्त भूल जाते हैं और अपने अपने रास्ते चलते हैं, लिनशेन ने अपने कंधे पर लाल हाथ का निशान रगड़ते हुए कहा। तियानजियो ने लिनशेन की ओर देखा, उसका चेहरा पीला और लाल रंग के बीच बदल रहा था, फिर भी वह चुप रहा। वह अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि लिनशेन के मांस और खून ने उसकी अंतरिक्ष विस्थापन तकनीक का सामना कैसे किया था। उसने लिनशेन को किसी विशिष्ट तकनीक का उपयोग करते नहीं देखा था, और वास्तव में क्षेत्र का स्थान विस्थापित हो गया था। सैद्धांतिक रूप से कहें तो लिनशेन का हाथ अंतरिक्ष के साथ विस्थापित हो जाना चाहिए था और उसके शरीर से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन लिनशेन को तो बस दूर फेंक दिया गया था। उसका हाथ विस्थापन से बच गया था, वह स्थान के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था। यद्यपि उसने इसमें अधिक बल नहीं लगाया था, केवल अंतरिक्ष कानून की थोड़ी सी शक्ति, फिर भी निर्वाण सत्ता का शरीर ऐसे बल से कैसे मुक्त हो सकता था। यहाँ तक कि अमर स्तर का तियानशांगजियांग भी कानून शक्ति के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल एक हाथ पीछे छोड़कर ही बच सकता है। लिनशेन को असहज महसूस हुआ जब उसने तियानजियो के चेहरे को अप्रत्याशित रूप से बदलते देखा और उसकी चुप्पी सुनी। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। यदि तियानजियो उसके खिलाफ जाने के बिंदु तक क्रोधित हो गया तो लिनशेन को विश्वास नहीं था कि वह अपनी जान बचाकर भाग सकेगा। अमर कानूनों की असली शक्ति बहुत अधिक प्रबल थी। लिनशेन तियानजियो की कानून शक्ति को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था, जैसा कि उसने मिनोटोर के साथ किया था। वह केवल मुश्किल से बच निकला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानजियो ने अधिक बल नहीं लगाया था। यदि तियानजियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो संभवतः लिनशेन को अपना हाथ खोना पड़ता। फिर भी तियानजियो ने उसके कंधे पर जो प्रहार किया, उससे उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर अभी भी शीर्ष स्तरीय अमर लोगों के हमलों का सामना नहीं कर सकता है, लिनशेन ने अफसोस के साथ सोचा। लिनशेन को यह नहीं पता था कि उसकी शारीरिक शक्ति ने सच्चे अमर तियानजियो को भी पूरी तरह से चकित कर दिया था। ये बात तियानजियो के लिए अविश्वसनीय थी कि एक निर्वाण प्राणी का शरीर उसकी अंतरिक्ष कानून शक्ति से बच सकता है, और लिनशेन की ओर उसकी निगाहें और भी तीव्र हो गईं। जब लिनशेन चिंता में डूबा हुआ था, उसने अचानक तियानजियो को हिलते हुए देखा, जिससे वह चौंक गया और अनजाने में ही पीछे हट गया। सम्माननीय पालक पिता, कृपया तियानजियो से यह प्रणाम स्वीकार करें। तियानजियो ने अचानक झुककर प्रणाम किया, जिससे लिनशेन वहीं पर स्तब्ध रह गया। हम पहले ही सहमत हो गए थे कि मुझे आपका दत्तक पुत्र बनने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे जाने देना ही पर्याप्त था, लिनशेन ने जल्दी से टाल दिया और तियानजियो के झुकने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये वह व्यक्ति था जिसने एक बार स्वर्गीय सम्राट के पद के लिए सम्राट तियानशु के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। यद्यपि उसे निर्वासित कर दिया गया था, फिर भी उसकी क्षमताएं ब्रह्मांडीय परिवेश में सर्वोच्च स्तर की थीं। वास्तव में वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उकसाया जा सके। इसके अलावा तियानजियो, जो सम्राट तियानशु की ही पीढ़ी का था, उसका दत्तक पुत्र बन गया, तो भविष्य में वह सम्राट तियानशु का सामना कैसे करेगा? एन ओमाइक्रॉन जीओ 100 नहीं, शर्त तो शर्त है। ... मैं तियानजियो अपने अटल वचन की शपथ लेता हूँ। हार के बाद मुझे ये स्वीकार करना होगा, अब से आप तियानजियो के दत्तक पिता हैं और स्वर्ग भी इस तथ्य को नहीं बदल सकता है। तियानजियो ने लिनशेन के सामने झुककर प्रणाम किया, जिससे लिनशेन को मना करने का कोई मौका नहीं मिला। अब जब रस्में पूरी हो गई हैं, तो इस क्षण से आप तियानजियो के दत्तक पिता हैं। तियानजियो खड़ा हुआ, बिना किसी शर्म के लिनशेन को देखकर मुस्कुराया, यहाँ तक कि उसे इस पर काफी गर्व भी दिखाई दिया। ये वास्तव में आवश्यक नहीं था। लिनशेन एक पल के लिए शब्दों के लिए असहाय हो गया। उसका दिमाग घटनाओं के ऐसे मोड़ की कल्पना करने में असमर्थ था। सच्चे आदमी का शब्द तिपाही की तरह भारी होता है। आपने ये कहा है और आपको इसका पालन करना होगा। अब से आप, लिनशेन, मेरे तियानजियो के दत्तक पिता हैं, तियानजियो ने गंभीरता से घोषणा की। क्या मैं अब जा सकता हूँ? लिनशेन ने पूछा। निश्चय ही, आप मेरे दत्तक पिता हैं, निस्संदेह आपके शब्द का सबसे अधिक महत्व है। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, तुम करो। आप जिस भी स्थान पर जाना चाहें, जाएं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जहां एक दत्तक पुत्र दत्तक पिता को निर्देश देता है, तियानजियो ने कहा, वास्तव में भूमिका निभाते हुए उसे बार बार दत्तक पिता कहकर पुकारा, जिससे लिनशेन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1000 वर्ष से अधिक आयु के एक दिव्य प्राणी द्वारा 20 वर्ष की आयु वाले किसी व्यक्ति को अपना दत्तक पिता कहना और ऐसा बार बार करना, लिनशेन की त्वचा को सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। तो मैं जा रहा हूँ, लिनशेन ने फैसला किया कि इस जगह को जल्दी से छोड़ना सबसे अच्छा है। तियानजियो से जितना दूर होगा उतना ही बेहतर होगा। यह आदमी बस एक पागल आदमी था। अपना ख्याल रखना, दत्तक पिता।
भविष्य में जीयूयू ग्रुप आपको अपने नेता के रूप में देखेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो ये खुशी की खबर पूरे ब्रह्मांडीय जगत को सुनाऊंगा। जीयूयू ग्रुप के नए बॉस आप होंगे, दत्तक पिता, तियान जीयूयू ने शांति से कहा। लिन शेन सदमे में अपने ही खून से लगभग घुट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियान जीयूओ वास्तव में यहाँ उसका इंतजार कर रही होगी। यदि तियान जीयूओ ने सचमुच सारी शर्म को एक तरफ रख दिया और उसे अपने दत्तक पिता के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया और इस खबर को पूरे ब्रह्मांडीय जगत में फैला दिया, तो दिव्य जाति क्या सोचेगी और सम्राट तियानशु क्या सोचेंगे। लिन शेन सेलेस्टियल रेस का सबसे बड़ा विद्रोही नेता बन जाएगा। अगर उसने इसे इस तरह समझाने की कोशिश की तो क्या सम्राट तियानशु उस पर विश्वास करेंगे? यदि सम्राट तियानशु ने उस पर विश्वास भी कर लिया तो क्या दिव्य दरबार के वे वृद्ध लोग उस पर विश्वास कर सकते थे? और यदि स्वर्गीय न्यायालय के बुजुर्ग भी उस पर विश्वास करते तो क्या वे लिन शेन को मिटाने के लिए उत्सुक थे? तो क्या वे उसे पूरी तरह से नष्ट करने के बहाने के रूप में इसका उपयोग करने के अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे? यदि लिन शेन वास्तव में इस उपाधि के साथ दिव्य जाति में लौट आए तो वह लगभग अपने पतन का पूर्वानुमान लगा सकते थे। तियान जीयूयू, मेरे स्वामी, आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहे हैं? लिन शेन ने चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ कहा, इस बात पर अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करना वास्तव में इसके लायक नहीं है। तियान जीयूयू मुस्कुराया, मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। चूंकि तुम मेरे दत्तक पुत्र नहीं हो सकते तो चलो तुम मेरे दत्तक पिता बन जाओ। एक दत्तक पिता के लिए अपने दत्तक पुत्र की विरासत को प्राप्त करना उचित और उचित है। अब से तुम जीयूयू समूह के मुखिया होगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो दिव्य जाति इस पर विश्वास करेगी? लिन शेन ने दांत पीसते हुए कहा, एक निर्वाण प्राणी तुम्हारे दत्तक पिता हैं, वे कभी भी इतनी बेतुकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, वे इस पर विश्वास करें या नहीं यह उनकी समस्या है, मैं इस पर विश्वास करता हूं और यही काफ़ी है, तियान जीयूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में तुम क्या चाहते हो? लिन शेन बर्फ में असहाय होकर बैठे थे, तियान जीयूओ को देख रहे थे और निराशा में पूछ रहे थे। तियान जीयूयू ने कहा, मेरे साथ जीयूयू समूह में वापस आओ और मेरी विरासत संभालो। असंभव, मैं विलासिता में पला बड़ा हूं और मैं छिपकर और कष्ट में जीवन नहीं जी सकता, लिन शेन ने तुरंत मना कर दिया। जीयूयू समूह 100 से अधिक रहने योग्य ग्रहों पर प्रमुख व्यवसायों का मालिक है और प्रभावी रूप से नियंत्रण रखता है। हमने अन्य जातियों और कुलों के सहयोग से 200 से अधिक बेस म्यूटेशन रिसोर्स ग्रहों का भी विकास किया है। मेरे जीयूयू समूह के प्रमुख के रूप में आप अंतहीन धन और सम्मान का आनंद लेंगे। तुम्हें छिपने की क्या जरूरत है? यदि आप सादगी से जीवन जीने के आदी नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दीमन जनजाति या सर्वोच्च कबीले के साथ रहने के लिए भेज सकता हूँ। तियान जीयूओ ने तर्क दिया, यहाँ तक कि स्वर्गीय जाति भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। आप मुझ में वास्तव में क्या देखते हैं? क्या अब मेरे लिए बदलने में बहुत देर हो चुकी है? लिन शेन ने आह भरी। सम्राट तियानशु तुम्हें अपने प्रति इतना वफादार बनाने के लिए क्या लाभ दे सकते हैं? जो कुछ वह तुम्हें दे सकता है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं और जो वह नहीं दे सकता वह भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। भविष्य में तुम मेरे साथ अमर नियमों का अध्ययन करोगे। मृत्यु के परीक्षणों में मेरी मृत्यु के बाद आप अंतरिक्ष कानून के राजा बन जाएंगे। इतना सब कहने के बाद क्या ये पुराने चोर तियानशु के साथ कुत्ता बने रहने से बेहतर नहीं है? तियान जीयू को कुछ गुस्सा आ रहा था। यद्यपि लिन शेन आशावादी थे लेकिन वे आकाश से पाई गिरने में विश्वास नहीं करते थे। उसका तियान जीयू के साथ कोई संबंध नहीं था जो वास्तव में उसका बेटा नहीं था, तो फिर तियान जीयू उसके प्रति इतना अच्छा क्यों होगा? एड्स बाय पब फ्यूचर, भले ही स्थिति उलट हो और लिन शेन तियान जीयू का जैविक पुत्र हो, लिन शेन को विश्वास नहीं होगा कि तियान जीयू उसे इतनी बड़ी पाई खिलाएगा। इसके अलावा लिन शेन की ताकत अपने आप में पर्याप्त थी। उन्होंने बहुत कम समय तक अभ्यास किया था। पर्याप्त समय दिया जाए तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां तियान जीयू से कमतर नहीं होंगी। तियान जीयू की अंतरात्मा पर दांव लगाते हुए सेलेस्टियल रेस के साथ दुश्मनी करने और तियान शुन और अन्य लोगों को खतरे में डालने का जोखिम क्यों उठाया जाए? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, जो कहना है कहो, लेकिन मैं जीयू ग्रुप में नहीं जा रहा हूँ। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया। अगर तियान जीयू को वास्तव में कोई शर्म नहीं है और वह इस मामले के बारे में बात करती है तो लिन शेन इसे स्वीकार कर लेंगे। वापस लौटने के बाद उसने तुरंत सम्राट तियानशु को स्थिति समझाई। सम्राट तियानशु की चालाकी और चरित्र को देखते हुए वह संभवतः अभी भी उसे जगह दे देंगे। दत्तक पिता, निर्णय लेने से पहले आप एक बार देख क्यों नहीं लेते? मैं तुम्हें पहले एक जगह ले चलूंगा, तियान जीयू ने बिना किसी देरी के अंतरिक्ष कानून का हवाला देते हुए कहा। लिन शेन ने तुरंत अपने चारों ओर का स्थान घूमता हुआ महसूस किया और जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो उसने स्वयं को बर्फ की घाटी में पाया। इस घाटी में कई लकड़ी की झोपड़ियां थीं लेकिन वह मुख्य आकर्षण नहीं थीं।
ध्यान घाटी की गहराई पर था, जहां एक विशाल कमल का फूल उग रहा था। बर्फ में जड़ जमाए हुए कमल के फूल पर जेड जैसी विशाल पत्तियां थीं, जिनके बीच में केवल एक ही फूल था, जो शुद्ध सफेद और क्रिस्टलीय था, तथा जिसकी पारदर्शी पंखुड़ियां ठंडी हवा के कोमल झोंके छोड़ रही थीं। कमल का फूल एक कमरे जितना बड़ा था और उसके भीतर 7 या 8 लोगों को भी शायद भीड़भाड़ महसूस नहीं होती। वह बर्फीला कमल है। इसकी पत्तियां 100 मिलियन वर्ष तक जीवित रहती हैं तथा यह अन्य 100 मिलियन वर्षों तक खिलती है। एक बार फूल गिर जाने के बाद बीज उत्पन्न होने में और 100 मिलियन वर्ष लगते हैं तथा उन बीजों को परिपक्व होने में और 100 मिलियन वर्ष लगते हैं। बर्फीले कमल के बीज पैदा होने में 400 मिलियन वर्ष लगते हैं। बर्फीले कमल के बीजों में बर्फ कानून होता है। एक को खाने से बर्फ कानून प्राप्त हो सकता है। यद्यपि यह सच्चा अमर कानून नहीं है, यह अतीत का एक शीर्ष स्तरीय कानून है। तियानजियो ने आइस लॉर्ड्स के पास जाकर कहा, मेरी पत्नी ने एक बार यहाँ साधना की थी। यद्यपि वह कभी भी आइस लॉर्ड्स के बीजों को खाने में सफल नहीं हो सकी, परंतु आइस लॉर्ड्स द्वारा उत्सर्जित विधि शक्ति को अवशोषित कर लेना ही उसके लिए बहुत लाभदायक था। आप यहाँ कुछ समय तक खेती कर सकते हैं, इससे आपको भी मदद मिलेगी। लकड़ी की झोपड़ी में मेरी पत्नी की कुछ रचनाएं रखी हैं। जब आपके पास खाली समय होगा तो आप उन्हें पढ़ने लायक पाएंगे और शायद आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा। अमर बर्फ कमल। लिनशेन ने केबिन की दिशा में देखा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब वह तियानजियो को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि तियानजियो का आंकड़ा पहले ही गायब हो गया था। आइस नाइट में स्टार में अक्सर अमर जीव आते जाते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप स्नो वैली को न छोड़ें। अपना ख्याल रखना, दत्तक पिता। लिनशेन ने केवल तियानजियो की आवाज़ स्नो वैली में गूंजती सुनी, लेकिन वह अब उसका आकार नहीं देख सकता था। तुम्हारे बिना क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह मुझे अभी भी फंसा सकती है? लिनशेन ने दूर जाने के लिए अपनी यांत्रिक कलाई घड़ी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये सक्रिय नहीं हुई। क्या ये है कि तियानजियो की कानूनी शक्ति अभी भी बनी हुई है, या आइस नाइट में स्टार में ही कुछ गड़बड़ है? लिनशेन ने सोचा। वह निश्चित रूप से तियानजियो की बात नहीं सुनेगा। वह आकाश में छलांग लगाने लगा तथा स्नो वैली को छोड़ने तथा ग्रह के वायुमंडल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट होने का प्रयास करने लगा। ... जब तक वह इस ग्रह से बाहर रहेगा, वह जहां चाहे वहां जा सकता है। जैसे ही लिनशेन घाटी से बाहर निकला और ठंडी हवा का सामना करते हुए बाहरी वातावरण में पहुंचा, अचानक बर्फ की एक किरण उसकी ओर आई, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला और तुरंत उसका शरीर बर्फ के एक खंड में बदल गया। लिनशेन को लगा कि उसका मस्तिष्क जम गया है। वह सोचने या हिलने में असमर्थ है। उसने आकाश से गिरने से पहले केवल अंधेरा ही देखा। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे वापस लौटी, लिनशेन को एहसास हुआ कि अमरता शास्त्र स्वचालित रूप से काम कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका शरीर अभी भी बहुत ठंडा था, मानो वह बर्फीले पानी में भीग गया हो। ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी, जिससे वह अंदर तक जम गया था। हिलने डुलने की कोशिश करते हुए उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह बर्फ के एक टुकड़े के भीतर जम गया है और जरा सी भी हरकत करने में असमर्थ है। यह क्या है? एक बार जब लिनशेन जाग गया तो विकास सिद्धांत ने भी काम करना शुरू कर दिया, जिससे वह धीरे धीरे अत्यधिक ठंड के अनुकूल होने में सक्षम हो गया। सौभाग्य से लिनशेन ने पहले ही कम तापमान के प्रति अच्छा प्रतिरोध विकसित कर लिया था, लेकिन ठंड अभी भी असहनीय थी, जिससे पता चल रहा था कि बर्फ का टुकड़ा वास्तव में कितना ठंडा था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और लिनशेन को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है, लेकिन उसे लगा कि कम से कम 10 से 20 घंटे बीत गए होंगे, इससे पहले कि उसके शरीर में धीरे धीरे कुछ ताकत वापस आ सके। लिनशेन ने ताकत के साथ विस्फोट किया। उसने अपने चारों ओर लगी बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बर्फ को तोड़ने के लिए अपर्याप्त थी। क्या चल रहा है? क्या ये बर्फ का टुकड़ा सचमुच अमर कानूनों की शक्ति का मूर्त रूप हो सकता है? अन्यथा अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ मुझे सबसे कठिन अमर सामग्रियों को भी चकनाचूर करने में सक्षम होना चाहिए। मैं इस बर्फ को कैसे नहीं तोड़ सकता था? हैरान, लिनशेन केवल धैर्यपूर्वक विकास सिद्धांत का संचालन जारी रख सकता था। सौभाग्य से उसके पास विकास सिद्धांत और अमरता का शास्त्र दोनों थे, जिससे ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बर्फ से बच निकलना उसके लिए आसान नहीं था। समय अनजाने में बीत गया और अंततः लिनशेन के भीतर की ठंड धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गईं। धीरे धीरे उसे बर्फ के टुकड़े से निकलने वाली अजीब शक्ति का एहसास हुआ, जो कानून की शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो या उसके शरीर से कितनी भी गर्मी निकलती हो, वह अपने चारों ओर की बर्फ को एक कण भी नहीं पिघला सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बर्फ श्रृंखला कानून की सबसे मजबूत शक्ति परम शून्य होनी चाहिए, है ना? ये सारी गतिविधियों को रोक सकता है, ऊर्जा के आदान प्रदान को रोक सकता है। यही कारण है कि बर्फ का टुकड़ा पिघल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लिनशेन ने मन ही मन अनुमान लगाया।
यदि वास्तव में ऐसा ही था जैसा उसने सोचा था, तो उसे डर था कि वह जीवन भर बर्फ के ब्लॉक में फंसा रहेगा और कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। ये किसकी कानूनी शक्ति है? बर्फ घाटी के बाहर एक अमर प्राणी, या बर्फ की घाटी के भीतर बर्फ का कमल? लिन शेन के पास अच्छे विकल्पों का अभाव था और वह केवल ये सोचने के लिए शांत हो सकता था कि वह कैसे बच सकता है। भले ही विकास सिद्धांत ने उनके शरीर को ठंड के अनुकूल होने में सक्षम बना दिया हो, लेकिन परम शून्य द्वारा निर्मित बर्फ को तोड़ना कुछ ऐसा नहीं था जिसे विकास सिद्धांत अभी हासिल कर सकता था। क्या कोई अग्निबीज क्षमता है जो वर्तमान स्थिति से निपट सकती है? लिन शेन ने गंभीरता से सोचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल आग से लड़ने की अग्निबीज क्षमता ही कुछ प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अब लिन शेन हिल भी नहीं सकता था, तो वह बर्फीली शक्ति का मुकाबला करने के लिए कुछ कहां से ढूंढ सकता था। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो उसने अचानक कांच जैसे बर्फ के टुकड़े के बाहर कुछ सफ़ेद और रस्सी जैसी चीज को नाचते हुए देखा। सफ़ेद डोरी बर्फ के टुकड़े के चारों ओर लपेटी गई, फिर धीरे धीरे उसे उठाया गया तथा टुकड़े की स्थिति को इस प्रकार बदला गया जैसे उसे किसी सफ़ेद चीज में ले जाया जा रहा हो। लिन शेन स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि बाहर क्या था, लेकिन उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह क्या हो सकता है। बर्फ कमल, ये बर्फ का कमल ही होगा। लिन शेन को आश्चर्य और अनिश्चितता का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बर्फ का कमल उसे क्यों खिला रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक लिन शेन को पता था, कई बेस म्यूटेशन पौधों में मनुष्यों को खाने की क्षमता थी, और अब जब आइस लोट्स ने उसे अंदर ले लिया था, तो वह डरने से खुद को नहीं रोक सका कि वह उसे खाना चाहता है। मानो लिन शेन के विचारों की पुष्टि करने के लिए बर्फ का टुकड़ा, जिसमें वह अंदर था, कमल के अंदर खींच लिया गया और बाहर की बर्फ अविश्वसनीय रूप से तेज गति से पिघलने लगी। कमल के भीतर की शक्ति इतनी मजबूत है कि वह आसानी से बर्फ को पिघला सकती है। निश्चित रूप से यह मुझे भी नहीं पिघलाएगी, है ना? लिन शेन का दिल घबराहट से भर गया। जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता गया, लिन शेन अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। दरअसल वह बर्फीले कमल के फूल के अंदर था, जो सफ़ेद पुनकेसर से घिरा हुआ था, जिनमें से एक ने उसे चारों ओर से लपेट लिया था और उसे अपनी ओर खींच लिया था। जब बर्फ की केवल एक पतली परत ही बची थी, तो लिन शेन अंततः शेष बर्फ को तोड़ने में कामयाब हो गया और बाहर निकल आया। बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के वह उछल पड़ा और फूलों की परिधि से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ओह स लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरी, एक पुनकेसर उसके शरीर के चारों ओर रस्सी की तरह लिपट गया और उसे वापस नीचे खींचने लगा। लिन शेन ने जवाबी कार्रवाई में अपनी स्क्रैप तलवार निकाली और पुनकेसर पर वार कर उसे अलग करने का प्रयास किया। उसने पहले भी अपने शरीर से पुनकेसर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आइस लोट्स बेस म्यूटेशन के प्राणी जैसा नहीं था, ये सामान्य पौधों के समान था, छूने में मुलायम और यहाँ तक कि एक ताज़ा सुगंध उत्सर्जित करता था। स्क्रैप तलवार ने पुनकेसर को काट दिया, लेकिन अमर सामग्रियों को काटने में सक्षम होने के बावजूद ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कठोर कंडरा जैसी रस्सी को काट दिया गया हो। बहुत ताकत लगाने के बावजूद वह पुनकेसर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसमें केवल एक हल्का सा गड्ढा ही बना सका। लिन शेन को पता था कि यह पुनकेसर की कठोरता और ताकत थी जो उससे अधिक थी, जिससे उसकी स्क्रैप तलवार अप्रभावी हो गई। पुनकेसर एक सामान्य अमर के शरीर की तुलना में अधिक लचीला था। अन्य पुनकेसर आगे बढ़े, लिन शेन के हाथों के चारों ओर लिपटे और जल्दी से उसे लपेटे हुए पकौड़े की तरह कसकर बांध दिया। ये खत्म हो गया, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? लिन शेन ने देखा कि एक पुनकेसर सीधे उसके मुंह की ओर लक्षित हुआ, जिससे उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। उफ, इस तरह मरना बहुत अनुचित है। पुनकेसर लिन शेन के मुंह में घुस गया, जिससे उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आत्मा 9 स्वर्गों से परे उड़ती हुई प्रतीत हुई। अध्याय 804 मार्शल पथ की 36 रणनीतियां। अध्याय 804 मार्शल पथ की 36 रणनीतियां। प्रत्याशित दर्द नहीं आया। फूल की स्त्री केसर उसके सिर में नहीं घुसी, ये सिर्फ एक शांत करने वाला की तरह उसके मुंह में रहा और मीठा अमृत उसके पेट में बह रहा था। लिन शेन ने तुरंत अपने पूरे शरीर में एक गर्म धारा फैलती हुई महसूस की, जिससे उसका पहले से ही ठंडा शरीर कुछ हद तक आरामदायक और गर्म हो गया। स्त्रीकेसर धीरे धीरे पीछे हट गया और उसके शरीर के चारों ओर लिपटे स्त्रीकेसर भी ढीले हो गए, जिससे लिन शेन को स्वतंत्रता मिल गई। लिन शेन जल्दी से आइस लोट से बाहर उड़ गया, जिस पर इस बिंदु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या आइस लोट्स वास्तव में मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? लिन शेन को एहसास हुआ कि आइस लोट्स का कोई बुरा इरादा नहीं था, बल्कि वह उसके शरीर के भीतर की ठंड को खत्म करने में उसकी मदद कर रहा था। बर्फ की रोशनी की यह किरण कहाँ से आए? लिन शेन ने सोचा, हालांकि वह कुछ हद तक इसका पता लगा चुका था। तियान जियो निश्चित रूप से उसे यहाँ ये सुनिश्चित किए बिना नहीं छोड़ेगा कि बचना इतना आसान नहीं होगा। ... लिन शेन एक पल के लिए हिचकिचाया और ग्रह से बाहर भागना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह उतरा और कई लकड़ी के घरों की ओर चला गया। निश्चित रूप से बच निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन पहले इन स्थानों के अंदर क्या है, ये देख लेने में कोई बुराई नहीं है।
तियानजियो ने उसे किसी कारण से यहाँ फंसाया था। बाहर निकलने का रास्ता सोचने से पहले तियानजियो के इरादों को समझने में देर नहीं हुई थी। लिनशेन को याद आया कि तियानजियो ने कहा था कि लकड़ी के घरों में से एक में उसकी पत्नी की कुछ रचनाएं हैं, इसलिए वह उस घर की ओर चल पड़ा। लकड़ी के घर की छत मोटी बर्फ से ढकी हुई थी और छज्जों से कई बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे। उसने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लकड़ी के घर के अंदर बाहर से एक अलग दुनिया थी, जबकि बाहर बर्फ और हिम की दुनिया थी। अंदर इतनी गर्मी थी कि कोई भी नींद में डूब सकता था। मेज पर एक पुराने जमाने का तेल का दीपक जल रहा था, जिससे लकड़ी के घर में रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से गर्माहट भी निकल रही हो। तेल के दीपक के अलावा घर के अंदर गर्मी प्रदान करने के लिए स्टोव जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लकड़ी के घर का अंदरूनी हिस्सा साफ और सुव्यवस्थित था, जिसमें एक छोटा सा बिस्तर और एक कंबल से ढकी हुई कुर्सी थी। मेज और कुर्सी के बगल में एक लकड़ी की किताबों की अलमारी रखी थी, जिस पर कुछ किताबें रखी थीं, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ बिखरी हुई लग रही थीं। किताबों की अलमारी के निचले हिस्से में कुछ लिखने की सामग्री रखी थी और उसके बगल में एक छोटा सा ब्लैकबोर्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। हर चीज़ जिसे लोग अमर मानते हैं, वह केवल इसलिए है क्योंकि समय मनुष्य के लिए बहुत बड़ी विलासिता है। लिनशेन को इस वाक्य में कुछ सच्चाई लगी। सामान्य मानव का जीवन काल 100 वर्ष से भी कम होता है, और यहाँ तक कि महान ब्रह्मांडीय कुलों में भी एक सामान्य सदस्य का जीवन काल अधिकतम कुछ हजार वर्ष होता है। लेकिन ब्रह्मांड के सामने 100 वर्ष और 1000 वर्ष में कोई खास अंतर नहीं है। अरबों वर्षों की तुलना में वे केवल क्षणिक झिलमिलाहट मात्र हैं। लिनशेन ने डेस्क पर एक किताब देखी जो पहले से ही खुली हुई थी और कवर देखने के लिए उसे उठा लिया। कवर साफ था। निचले दाएं कोने में केवल 2 शब्द थे, आंसू का दाग। क्या ये लेखक का नाम है? लिनशेन अनुमान नहीं लगा सका और पुस्तक को पलट दिया। यदि ब्रह्मांड को एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाए और सभी ग्रह इस प्राणी की कोशिकाएं हैं, जिसमें हर क्षण कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती हैं, तो फिर हम क्या हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। परजीवी, वायरस, कैंसर कोशिकाएं, ये वही लेख होंगे जिनके बारे में तियानजियो बात कर रहा था। लिनशेन ने पढ़ते हुए भौहें से कुर्नी, क्योंकि वह न तो दार्शनिक था और न ही ऐसी बड़ी समस्याओं पर विचार करने में उसकी रुचि थी। यदि ये मार्शल पथ कौशल पर आधारित पाठ होते तो वह उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक होते, लेकिन यह विषय वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। उन्होंने पुस्तक को अंत तक पढ़ा और पाया कि यह एक व्यक्ति के जीवन और ब्रह्मांड के चिंतन के बारे में थी, इसलिए लिनशेन ने पुस्तक को नीचे रख दिया। तियानजियो इस सामग्री के साथ मेरा दिमाग धोने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? लिनशेन बुकशेल्फ के पास गया और देखने के लिए एक और किताब उठा ली। यदि यह सब वैसा ही था जैसा उसने अभी देखा था, तो उसे आगे पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। सौभाग्य से इस पुस्तक का पिछली पुस्तक से कोई संबंध नहीं था। यह एक वास्तविक मार्शल पाथ कौशल मैनुअल थी। मार्शल पथ 36 रणनीतियाँ। क्या ये वह कौशल नहीं है जिसका उपयोग तियानजियो करता है? लिनशेन को अचानक दिलचस्पी हो गई और उन्होंने इसे पलट दिया। अप्रत्याशित रूप से पुस्तक में कौशल के लिए पूर्ण निर्देश शामिल थे। सिद्धांत से लेकर व्यवहारिक तरीकों और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि तक सभी बहुत विस्तार से और हाथ से लिखे गए थे। हस्तलिपि को देखकर लगता है कि यह किसी महिला ने लिखी होगी। क्या ये हो सकता है कि तियानजियो द्वारा इस्तेमाल किए गए 36 स्ट्रेटेजम कौशल वास्तव में उसकी पत्नी द्वारा बनाए गए थे? लिनशेन कुछ हद तक हैरान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ा और पाया कि मार्शल पाथ 36 स्ट्रेटेजम्स का नाम सैन्य रणनीतिज्ञ की 36 रणनीतियों के नाम पर रखा गया था। इनमें युद्ध जीतने की रणनीति, शत्रु पर हमला करने की रणनीति, शहर पर हमला करने की रणनीति, हाथापाई की रणनीति, संयुक्त रणनीति और हार का सामना करने की रणनीति शामिल थी, जिन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक रणनीति में 6 विशिष्ट कौशल शामिल थे और इन कौशलों को बेहतर प्रभाव के लिए संयोजित किया जा सकता था। तियानजियो द्वारा पहले इस्तेमाल की गई हथेली तकनीक युद्ध जीतने की रणनीति का एक संयोजन प्रकार थी। लिनशेन को याद आया कि तियानजियो ने बताया था कि वह जिस विचित्र उंगली कौशल का प्रयोग करता था, वह मार्शल पथ के 36 रणनीतियों से था, जिन्हें पूर्व में शोर मचाना और पश्चिम में हमला करना कहा जाता है। इसलिए उसने उस विशिष्ट चाल को ढूंढा और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। पूर्व में शोर मचाओ, पश्चिम में हमला करो, ये वास्तव में दुर्जेय था। ये कैसे चुपचाप पीछे से एक उंगली बल उत्पन्न करने में कामयाब रहा, ये लिनशेन को हैरान कर गया। पुस्तक की विषय वस्तु पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उंगली की शक्ति हवा से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि इसमें एक विशेष ऊर्जा नियंत्रण विधि का उपयोग किया गया था। विगोर फोर्स को पहले से ही छिपाकर रखा गया था ताकि वह टाइम बम की तरह विस्फोट कर सके। 0 न्यू जियो 100। पहली उंगली के प्रहार का दूसरे प्रहार से कोई संबंध नहीं था। पहला प्रहार तो महज एक छलावा था, जबकि वास्तविक प्रहार तो पूर्वनियोजित था। ये छिपी हुई शक्ति बल विधि वास्तव में रहस्यमय है।
लिन शेन ने अध्ययन किया कि वह किस तरह से शक्ति बल को पहले से छिपा सकता है और पाया कि यह तकनीक अत्यंत जटिल है, जिसमें छिपे हुए प्रभाव को प्राप्त करने के लिए शक्ति बल के विभिन्न अनुप्रयोगों में दक्षता की आवश्यकता होती है। इस कौशल को कम समय में हासिल नहीं किया जा सकता। लिन शेन ने प्रत्येक 36 युक्तियों की विस्तार से जांच की और पाया कि प्राणशक्ति को छिपाने की तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। इस तकनीक में निपुणता प्राप्त किए बिना मार्शल पथ की 36 युक्तियों में निपुणता प्राप्त करना लगभग असंभव था। विगोर फोर्स को छिपाने के अलावा कई अन्य विशेष कौशल भी थे जिनका मार्शल पाथ 36 स्ट्रेटेजम्स में व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। संपूर्ण पाठ पढ़ने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मार्शल पाथ 36 स्ट्रैटेजम्स एक बहुत ही रणनीतिक कौशल सेट था और लिन शेन को लगा कि वे उसके लिए अनुपयुक्त थे। फिर भी उन्होंने अभी भी मार्शल पाथ की संपूर्ण 36 रणनीतियों को याद कर लिया था। यद्यपि वे ऐसे कौशलों के पक्ष में नहीं थे, फिर भी वे बाद में उपयोगी हो सकते थे। वह उन्हें युन को अभ्यास के लिए दे सकता था और एक बार जब वह उनमें निपुण हो जाती तो वह छिपी हुई विगोर फोर्स जैसी जटिल और रहस्यमय तकनीकों को विरासत में प्राप्त कर सकता था। लिन शेन ने दिन का अधिकांश समय बिना एक भी शब्द छोड़े पूरी पुस्तक को याद करने में बिताया। मेरी याददाश्त अब पहले से काफ़ी बेहतर है, मैं शायद 2 या 3 दिनों में भी इसे पूरी तरह से याद नहीं कर पाता। लिन शेन ने मार्शल पाथ 36 स्ट्रेटेजम्स को वापस रख दिया और पढ़ने के लिए एक और किताब उठा ली। यदि यहाँ की सभी पुस्तकें इस स्तर की कौशल वाली होतीं, तो वह उनमें से कुछ को याद करके वापस ले जाकर बहुत लाभ कमा सकता था। तियानयान झील का ची परिवार। लिन शेन ने जो दूसरी पुस्तक ली वह किसी कौशल के बारे में नहीं थी बल्कि आइस लॉर्ड्स के बारे में एक पुस्तक थी। आइस लॉर्ड्स, आइस नाइटमेयर स्टार का आधार, अमर राजा स्तर का एक अमर प्राणी। लिन शेन ने परिचय पढ़ा और बहुत हैरान हुआ। तो वह चीज़ वास्तव में अमर राजा स्तर की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी शक्तिशाली है। लिन शेन ने किताब को पलटना जारी रखा। इसके बाद बर्फीले कमल की एक छवि थी जिसमें पौधे के प्रत्येक भाग पर लेबल लगा था, कमल के पत्ते, कमल का फूल, कमल की जड़ आदि। प्रत्येक भाग का विस्तृत विवरण भी दिया गया था। फूल के स्त्रीकेसर के बारे में अनुभाग पढ़ने के बाद लिन शेन ने अचानक किताब नीचे रख दी और उल्टी करने के लिए बाहर भागा, लेकिन उसके लंबे प्रयास के बावजूद उसे कोई उल्टी नहीं हुई। ... पुस्तक में वर्णन पढ़ने के बाद उसे याद आया कि उसने पहले भी यह विषय पढ़ा था, लेकिन अपनी कमजोर याददाश्त के कारण भूल गया था। स्त्रीकेसर वह अंग है जिसका उपयोग फूलों द्वारा प्रजनन के लिए किया जाता है। लिन शेन, जिसने अभी कुछ क्षण पहले सोचा था कि अमृत मीठा है, अब उसे मतली महसूस होने लगी। सौभाग्यवश ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया थी। वास्तव में पुस्तक के अनुसार आइस लॉर्ड्स द्वारा स्रावित अमृत किसी अमर प्राणी की मूल उत्परिवर्तन दर को भी बढ़ा सकता है, जिससे वह एक बहुमूल्य खजाना बन जाता है। लिन शेन ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और पाया कि उसकी आधार उत्परिवर्तन दर वास्तव में 5% तक बढ़ गई थी। अमृत का प्रभाव काफ़ी स्पष्ट था। NOG ओमाइक्रॉन C0 एड्स बाय पब फ्यूचर। पुस्तक हाथ में लेकर वह पढ़ता रहा। आश्चर्य की बात है कि आइस लॉर्ड्स ने आइस लॉ का पालन नहीं किया, बल्कि इसे आइस लॉर्ड्स लॉ का एक छोटा सा हिस्सा ही माना जाना चाहिए। बर्फीले कमल का अमर नियम स्थिरता है तथा इसके अंतर्गत कई शाखा नियम हैं जिनमें परम शून्य भी शामिल है। लानत है, यह आइस लॉर्ड्स था जिसने मुझे नीचे गिरा दिया, लिन शेन ने उदास होकर कहा, यह महसूस करते हुए कि यह सब आइस लॉर्ड्स द्वारा आयोजित किया गया था। बर्फ कमल के विस्तृत परिचय के बाद चर्चा इस ओर मुड़ गई कि बर्फ कमल का उपयोग उसकी विधि शक्ति को समझने के लिए कैसे किया जाए। यदि कोई व्यक्ति स्टेसिस कानून को सही मायने में समझ सकता है तो केवल आइस लॉर्ड्स को मारकर वह स्टेसिस श्रृंखला का अमर राजा बन सकता है। पुस्तक की लेखिका ने एक नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मूल रूप से उनका इरादा अमर होने के लिए आइस लॉर्ड्स का उपयोग करने का था, लेकिन समय के साथ वे उससे आसक्त हो गईं और उसे मारना सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने अमर होने के लिए अंततः इस विधि का उपयोग नहीं किया। यदि कोई भी अमर होने और सच्चे अमर नियमों को प्राप्त करने के लिए बर्फीले कमल का उपयोग करना चाहता है तो उम्मीद है कि वे बर्फीले कमल को मारने से पहले उसे बीज पैदा करने की अनुमति देंगे। ये चीज़ें हर अरब साल में खिलती हैं, हर अरब साल में फल देती हैं और फल को पकने में 1 और अरब साल लगते हैं। यह अभी खिल रहा है और बीज अगले 2 अरब वर्षों तक परिपक्व नहीं होंगे। कौन इतना लंबा इंतजार कर सकता है? लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि तियान जियू उसे यहाँ क्यों लाया था। तियान जियू ज़रूर चाहता होगा कि लिन शेन आइस लॉर्ड्स और इस किताब को देखे ताकि उसे पता चले कि तियान जियू उसे एक सच्चा अमर बनने में मदद कर सकता है। हालांकि लिन शेन को अब इस रास्ते के बारे में पता था, लेकिन उसकी अपनी ताकत आइस लॉर्ड्स को मारने के लिए अपर्याप्त थी और तियान जियू की मदद के बिना वह इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता था। यहाँ तक कि अगर तियान जियू उसे दूर भेज भी दे तो उसके लिए विशाल ब्रह्मांड में आइस नाइटमेयर स्टार का पता लगाना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी कठिन होगा। तियान जियू, तुम वास्तव में मेरे सामने एक बड़ी गाजर लटका रहे हो। लिन शेन अच्छी तरह से जानता था कि तियान जियू उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था।
आइस लोट्स को तियानजियो और उसकी पत्नी ने पाला था और इसमें उसकी दिवंगत पत्नी की यादें भी थीं। वह आसानी से इसे किसी और के अमृतत्व की ओर आरोहण के लिए उपयोग करने की अनुमति कैसे दे सकता था? मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? लिन शेन को लगा कि उसे जल्दी से यह जगह छोड़ देनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि आइस लोट्स द्वारा क्षेत्र की रक्षा किए जाने के कारण उसके लिए वहां से निकल पाना बहुत कठिन था। उन्होंने पहले भी आइस लोट्स की बर्फ जमाने की क्षमता का अनुभव किया था। यद्यपि विकास सिद्धांत ने उसे ठंड से डरने से तो मुक्त कर दिया, लेकिन यह उसके शरीर को बर्फ में दबने से नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि मैं पहले आइस लोट्स के कानून की शक्ति को समझ सकता हूं, ताकि देख सकूं कि क्या मैं कोई दोष ढूंढ सकता हूं और बचने का कोई रास्ता निकाल सकता हूं। लिन शेन ने आइस लोट्स के बारे में जानकारी की एक बार फिर समीक्षा की। आइस लोट्स के कानून को समझने के लिए टियस्टेन की विधि का उपयोग करने की तैयारी की। लिन शेन के लापता होने से दिव्य जाति के उच्च वर्ग में पहले से ही चिंता व्याप्त हो गई थी। तियानजून व्यक्तिगत रूप से स्काई पिनेकल स्टार पर आया। लिन शेन के लापता होने के निशान खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। महाराज, मैंने पूरी जांच कर ली है और कोई सुराग नहीं मिला है। AN6 भी चिंतित था। उसने कई बार लोगों को खोज के लिए भेजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन हवा में गायब हो गया हो। सम्राट तियानशु ने उदासीनता से कहा, आगे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या महाराज को पहले से पता है कि वह कौन है? अंशे ने बहुत खुश होकर कहा, ये तियानजियो के अलावा और कौन हो सकता है? सम्राट तियानशु ने आह भरते हुए कहा, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरी और अंगी की निगरानी में किसी को बिना किसी निशान के गायब कर सके। ये हमारी लापरवाही थी। हमने यह नहीं सोचा था कि तियानजियो लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतना जोखिम उठाएगा। यदि हमने इस कदम को पहले ही भांप लिया होता और सावधानी बरती होती तो वह बच नहीं पाता। किसने सोचा होगा कि वह इतनी छोटी सी बात के लिए इतना जोखिम उठाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आदमी हमेशा की तरह मनमौजी ढंग से काम करता है। क्या हमें उसकी वापसी की मांग करने के लिए जियो समूह के पास जाना चाहिए? N6 ने पूछा। बिना किसी सबूत के हम किस आधार पर उसकी वापसी की मांग करेंगे? सम्राट तियानशु ने सोचा और कहा, अगर तियानजियो लिन शेन को मारना चाहता तो वह उसका अपहरण करने की जहमत नहीं उठाता। लिन शेन की सुरक्षा अभी कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी भी तियानजियो को उसे रिहा करने के लिए एक तरीका निकालने की जरूरत है। तियानजियो लिन शेन को पकड़ने के लिए इतनी हद तक चला गया है, वह उसे अकेले क्यों छोड़ेगा? AN6 हैरान था। सम्राट तियानशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सामान्य परिस्थितियों में ये निश्चित रूप से असंभव है, इसलिए हमें कुछ असामान्य परिस्थितियां बनानी होंगी। तो महाराज के पास तो शुरू से ही एक योजना थी, N6 ने कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। सम्राट तियानशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तियानजियो का चरित्र विलक्षण है। अधिकांश लोग उसके विचारों को समझ नहीं सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि वह अपनी पत्नी के प्रति आज्ञाकारी है और अपनी आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं करता। वह तो डरपोक की परिभाषा है। क्या तियानजियो की पत्नी का निधन नहीं हुआ? N6 ने उलझन में पूछा। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, लेकिन उनका परिवार अभी भी आसपास है। सम्राट तियानशु ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, घर के प्रति प्रेम इसकी छत पर बैठे कौवों तक फैला हुआ है। तियानजियो अपनी पत्नी के परिवार के प्रति बहुत ही उदार है, यहाँ तक कि वह उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। क्या महाराज का मतलब तियानयान झील के ची परिवार से मदद मांगना है? N6 को कुछ आश्चर्य हुआ। तियानयान झील का ची परिवार यद्यपि ची परिवार के 4 भवनों में से एक नहीं था, तथा इसके स्वामी के पास ची परिवार में कोई क्रमांकित पद नहीं था, फिर भी दिव्य जाति में इसका बहुत सम्मान था। ची वुक्सिन नाम काफी सम्मान से देखा जाता था। ची वुक्सिन ने 1000 वर्षों तक तियानयान झील तारा प्रणाली की रक्षा की थी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में एक सहस्राब्दी तक शांति सुनिश्चित हुई। यद्यपि उसने कभी भी ची परिवार में किसी पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, फिर भी सभी जानते थे कि उसके पास ची के नाम के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है, और वह ची वुक्सिन तियानजियो का साला था। सम्राट तियानशु ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया, केवल मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में तियानयान झील के ची परिवार में एक विलक्षण युवती का उदय हुआ है। विवाह द्वारा अजीब गठबंधन। तियानाई, आपकी तलवारबाजी हाल ही में बहुत रहस्यमय हो गई है। एक बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य युवती को फूलों के पेड़ों के नीचे तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देख रहा था। दिव्य युवती के बाल बादलों के समान मुलायम और आंखें जल के समान कोमल थीं, जिससे प्रतीत होता था कि वह अत्यंत सौम्य महिला थी। उसकी तलवार चलाने की कला उसके आचरण की तरह निर्बाध और सतत थी, जैसे चेहरे को छूती हवा या अंतहीन रूप से बहती कोमल भावनाएं। हालांकि हर कदम हत्या के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन विडंबना यह है कि वे जरा भी कठोर नहीं थे। चाचा, आप कब वापस आए? ची तियानाई बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुई। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान में रखी और उसके पास चली गई।
तियान डोंगहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे चाचा कहो, बड़ा चाचा नहीं। मैं तुम्हें जो चाहूं बुलाऊंगा, और अगर बड़े चाचा को आपत्ति हो तो मेरे साथ एक और शतरंज का खेल क्यों ना खेला जाए। बस एक बार जीत जाओ और मैं तुम्हें जो चाहो कहूंगा, ची तियानई ने जवाब दिया। मेरी छोटी राजकुमारी, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं आपसे जीत नहीं सकता, तियान डोंगहान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। बड़े चाचा, क्या आप मेन स्टार पर नहीं थे? तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? ची तियानई ने हैरान होकर पूछा। तियान डोंगहान ने बताया, मुझे कुछ समय तक मेन स्टार पर ही रुकना था, लेकिन अचानक एक घटना घट गई और मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। कौन सी बड़ी घटना? क्या ये संभव है कि दीमन जनजाति ने एक बार फिर हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया है? ची तियानई की आंखों में चमक थी, साथ ही उसमें अपना हाथ आजमाने की उत्सुकता भी थी। दीमान जनजाति सीमा पर आक्रमण कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से उनमें तियानयान झील पर आने की हिम्मत नहीं है, तियान डोंगहान ने हंसते हुए कहा। यह मामला आपसे संबंधित है। मुझे चिंता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? ची तियानई असमंजस में थी। सम्राट ने स्वयं आपके परिवार के साथ गठबंधन की इच्छा रखते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा है। मुझे बताओ, क्या इसमें तुम भी शामिल हो? तियान डोंगहान ने कहा। सम्राट मेरे परिवार के साथ गठबंधन करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि मेरी ही शादी होनी है, लेकिन वह मेरी शादी किससे कराना चाहता है? तियान बुलुओ या तियान युनशियाओ? ची तियानई थोड़ा चौंकी, फिर वह मुस्कुराए और ऐसे बोली जैसे उसे इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही हो। सम्राट तियानशु के लिए एक राजकुमार और प्रमुख कबीले के नेताओं के वंशजों के बीच विवाह की कोशिश करना एक सामान्य चाल थी। ची परिवार ने एक सहस्राब्दी तक तियानयान झील तारा प्रणाली की रक्षा की थी, जो क्षेत्रीय स्वामी होने के बराबर था। सम्राट तियानशु के लिए तियानयान झील के ची परिवार के साथ विवाह संबंध की इच्छा रखना बिल्कुल सामान्य बात थी। ची तियानई, जो स्वयं एक महिला थीं, जानती थीं कि उनका विवाह आम लोगों के विवाह जैसा नहीं होगा, और उन्होंने इस तरह के तय विवाह को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार, उन राजकुमारों में कई उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो औसत परिवारों के युवकों से कहीं बेहतर थे, जो कि कोई बुरी बात नहीं थी। ची तियानई ने सोचा, उसकी उम्र के बराबर और अभी तक अविवाहित राजकुमारों में से केवल तियान बुलुओ और तियान युनशियाओ ही बचे थे। तियानयान झील के ची परिवार की प्रतिष्ठा के कारण सम्राट तियानशु संभवतः उसे किसी ऐसे राजकुमार के साथ नहीं जोड़ते जो पहले से विवाहित हो, तथा उसकी उपपत्नी बनना तो प्रश्न से भी बाहर था। यह न तो तियान युनशियाओ है और न ही तियान बुलुओ है। तियान डोंगहान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर वह कौन है? राजकुमारों में केवल वे ही मेरी उम्र के हैं और अभी तक अविवाहित हैं। ची तियानई अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाया था, वह मुस्कुराते हुए बोलता रहा। लिन शेन, तियान डोंगहान ने दो शब्द बोले। लिन शेन? क्या शाही परिवार में ऐसा कोई राजकुमार है? एक पल के लिए ची तियानई का दिमाग कुछ समझ नहीं पाया। सामान्य सोच के अनुसार सम्राट तियानशु निश्चित रूप से अपने परिवार में एक राजकुमार से विवाह करना चाहेंगे, और किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि सम्राट तियानशु जिस व्यक्ति के साथ विवाह संबंध बनाना चाहते थे, वह राजकुमार नहीं था। उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कर देना जिसका सम्राट तियानशु से कोई रक्त संबंध ही न हो। क्या इसे गठबंधन विवाह भी कहा जा सकता है? कोई राजकुमार नहीं, लेकिन आपको उसे जानना चाहिए। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के वर्तमान डीन जिन्होंने पहले नस्लीय रैंकिंग में दीमन जनजाति के क्रिस्टिन को हराया था, महान नायक जिन्होंने दीमन जनजाति से दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया, तियान डोंगहान ने कहा। ची तियानई को आखिरकार याद आया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सम्राट विवाह संबंध तलाश रहे हैं, किसी राजकुमार के साथ नहीं, बल्कि उस लिन शेन के साथ। मुझे भी यह मामला थोड़ा अपमानजनक लगता है। मैंने कभी ऐसे विवाह गठबंधन के बारे में नहीं सुना है जिसमें कोई राजकुमार शामिल न हो, यहाँ तक कि दिव्य जाति का सदस्य भी नहीं। तियान डोंगहान ने जोर से सोचा। हालांकि बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं है, वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो बूढ़ा आदमी इस शादी के लिए राजी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूँ, मैं लिन शेन के बारे में जानता हूँ, वह बहुत सक्षम है, उन राजकुमारों से कमतर नहीं, बल्कि शायद उनसे भी आगे निकल जाए। लेकिन ची तियानई हिचकिचाया। लेकिन वह दिव्य जाति से नहीं है, न ही वह कोई राजकुमार है। तियान डोंगहान ने अपने विचार को जारी रखा। वास्तव में आपको इस पर अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े आदमी का मतलब है, अगर आप तैयार हैं तो बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बूढ़े आदमी के विचार क्या हैं। ची तियानई ने एक पल के लिए सोचा। चाचा, मुझे बूढ़े आदमी से मिलना है और उसकी राय सुननी है। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने जीवन धमकाने वाले क्लेश की तैयारी के लिए पहले ही अपना एकांतवास शुरू कर दिया है, अब कोई भी उसे नहीं देख सकता है। तियान डोंगहान ने उत्तर दिया। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति का अर्थ बहुत सरल है। अगर आपको ये पसंद है तो ये काफ़ी अच्छा है।
अन्य लोग अभी भी स्वीकार्य हैं, हालांकि वह दिव्य जाति से नहीं है, उसकी अपनी प्रतिभा भी खराब नहीं है, और भविष्य में वह हमारी तियानयान झील के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि उसका तियानजुए की छोटी बहन तियानजून के साथ कुछ संबंध है। ची तियानई ने जोर से सोचते हुए चलना बंद कर दिया। तो इसे अस्वीकार कर दीजिए, मैं अभी जाकर जवाब दूंगा, तियान डोंगहान ने कहा। मुझे सोचने के लिए कुछ और समय दो। ची तियानई उलझन में थी। चूंकि बूढ़े व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब था कि वह लिन शेन को स्वीकार कर सकता था। शायद कुछ अन्य बातें भी थीं जिनके बारे में उसने नहीं सोचा था। ठीक है, इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है, आखिरकार यह जीवन भर का फैसला है। आपको इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। तियान डोंगहान ने ची तियानई से कहा कि वह अपना निर्णय जल्दबाजी में न लें और इस पर विचार करने के लिए अधिक समय लें। ची तियानई घर लौट आए, बहुत विचार किया और अंततः दूसरों की राय सुनने का निर्णय लिया। अपना कम्युनिकेटर निकालते हुए ची तियानई एक क्षण के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने एक नंबर डायल कर दिया। तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। जब मैं यहाँ हूँ तो कुछ भी बड़ा नहीं है। मुझे बताओ कि कौन तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है, और मैं उनके पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। छवि से मास्टर यू की आकृति प्रक्षेपित हुई, अहंकार से बोलते हुए। गुरुजी, मेरे सामने एक मामला आया है, मैं काफ़ी अनिश्चित हूँ और कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपकी सलाह सुनना चाहता हूँ, ची तियानई ने कहा। बोलो, मास्टर यू ने कहा। उनकी मुस्कान पीछे हट गई, वे गंभीर तरीके से बोल रहे थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और अपनी पत्नी के निधन के बाद उन्होंने कभी दोबारा विवाह नहीं किया। जब उनकी पत्नी जीवित थी तो वह ची तियानई के दादा से बहुत प्यार करती थी, और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ची तियानई के दादा को बड़ा होते देखा था। परिणामस्वरूप मास्टर यू ने उनके परिवार का विशेष ध्यान रखा। जहां तक तियानयान झील के ची परिवार का प्रश्न है, ची तियानई अब मास्टर आपके संपर्क में एकमात्र व्यक्ति था। सम्राट हमारे परिवार के साथ विवाह संबंध बनाना चाहते हैं। ची तियानई मास्टर यू से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि वह उसके अपने दादा हों। जब भी कोई समस्या होती तो वह अपने माता पिता के बजाय मास्टर यू से बात करना पसंद करती। वह कमीना मेरे के परिवार पर डिज़ाइन करने की हिम्मत कर रहा है। उसका दुस्साहस वास्तव में फूला हुआ है। मास्टर यू ने 18 पीढ़ियों के सम्राट तियानशु के पूर्वजों का अपमान करते हुए शाप दिया, केवल इसके बाद बोलना जारी रखने के लिए। लेकिन उस बूढ़े चोर में कुछ विवेक है, जो पहचानता है कि मेरी यह ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट महिला है। वह किस राजकुमार से तुम्हारा विवाह कराने की योजना बना रहा है? राजकुमार नहीं है। ची तियानई ने अपना सिर हिलाया। क्या? तियान जियू एक जलते हुए बम की तरह फट पड़ा और तुरंत उछल पड़ा। उस कमीने तियानशु ने मेरी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। मैं जाकर उसके सभी कुत्तों और पोतों को मार डालूंगा और उसकी वंशावली को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरुजी, जल्दबाजी मत कीजिए। हालांकि स्वर्गीय सम्राट ने मेरे लिए जो साथी चुना है वह राजकुमार नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मनुष्य की प्रतिभा और योग्यताएं राजकुमारों से ऊपर हैं, ची तियानई ने जल्दी से कहा। राजकुमार से भी अधिक शक्तिशाली। खैर, ये स्वीकार्य है। तियान जियो का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। ... लेकिन एक समस्या है, ची तियानई ने कहा। उस आदमी के पास संभवतः पहले से ही एक महिला है जिसके वह करीब है। क्या यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुनने के बाद तियान जियू अपनी हंसी रोक नहीं सका। मास्टर जी, आप क्यों हंस रहे हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है, ची तियानई ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया। तियान जियू ने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम खुद इस आदमी से शादी करना चाहती हो? ये चाहने की बात नहीं है। उसके पास पहले से ही एक महिला है। मैं एक पुरुष को दूसरी महिला के साथ कैसे साझा कर सकती हूँ? ची तियानई ने चिंतित होकर उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, बेशक आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या तुम उस आदमी से शादी करना चाहती हो? अगर आप नहीं चाहते तो रहने दीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आसान है, मैं उसकी औरत को मार डालूंगा। तियान जियू ने कहा, तब उसके पास कोई दूसरी महिला नहीं होगी और वह पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो सकेगा। मास्टर मैं गंभीर हूँ, ची तियानई ने विनम्रतापूर्वक कहा। अगर वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार को छोड़ देगा और शक्तिशाली लोगों से चिपक जाएगा, तो मैं ऐसा आदमी कैसे चाह सकती हूँ? अगर वह अब अपनी औरत को धोखा दे सकता है तो वह भविष्य में मुझे भी धोखा दे सकता है। ये भी सरल है, मैं उसे मार दूंगा, फिर वह किसी को धोखा नहीं दे सकेगा। तियान जियो ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उस आदमी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझसे शादी करना उसका फैसला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अभी तक अपने परिवार को नहीं छोड़ा है। अब उसे मारना घोर अन्याय होगा। ची तियानई अपनी हंसी रोक नहीं सका। तो फिर तुम क्या सोचते हो? तियान जियो ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। मास्टर यू तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ची तियानई ने भावुक होकर कहा।
यद्यपि तियान जियू ने कोई व्यावहारिक सलाह नहीं दी, लेकिन ची तियानई को वास्तव में किसी और की राय की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस अपनी वर्तमान भावनाओं को साझा करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। तियान जियू ने पूरे दिल से उसका पक्ष लिया, और यद्यपि उसके सुझाव पागलपनपूर्ण और अर्थहीन लग रहे थे, ची तियानई के लिए शायद ये अर्थहीन शब्द वही थे जिनकी उसे जरूरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना चाहिए। तियान जियू ने अपना स्वर बदला और कहा, अगर वह युवा बदमाश ची वुक्सिन तुम्हें शादी के लिए मजबूर करने की हिम्मत करता है तो मुझे बताओ और मैं उसे संभाल लूंगा। बूढ़ा आदमी मेरे प्रति बहुत दयालु है, वह मुझे चुनने की अनुमति दे रहा है, ची तियानई ने तुरंत कहा। यह अच्छी बात है। तियान जियू ने आखिरकार थोड़ा सिर हिलाया और ची तियानई के सामने एक पुराना सवाल उठाया। इतनी सारी बातचीत के बाद बूढ़ा चोर तियानशु आखिर किससे तुम्हारी सगाई कराना चाहता है? चलो उसके बारे में बात नहीं करते। मैंने इस विवाह को स्वीकार न करने का मन बना लिया है। मुझे किसी पुरुष के लिए दूसरी महिला से प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है। ची तियानई ने वास्तव में पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, उसे बस इस निर्णय को पक्का करने में मदद के लिए किसी और की जरूरत थी। ये हुई न बात, हमारा ए इतना असाधारण है कि बहुत सारे अच्छे लोग लाइन में खड़े हैं। तियान जियो ने कहा। बूढ़े चोर तियानशु को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी, आप मुझे यात्रा पर क्यों नहीं ले जाते? इससे मुझे विवाह पर चर्चा करने के लिए स्वर्गीय सम्राट द्वारा भेजे गए लोगों से निपटने से छुटकारा मिल जाएगा, ची तियानई ने सुझाव दिया। जरूर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तियान जियू ने तुरंत सहमति व्यक्त की, ची तियानई के अनुरोध पर कोई अनिच्छा नहीं दिखाए। मुझे नहीं मालूम गुरुजी, आपने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की है, अनेक स्थान देखे हैं तथा आपके पास बहुत अनुभव है। क्या आपके पास सुझाने के लिए कोई दिलचस्प जगह है? ची तियानई ने पूछा। ये सुनकर तियान जियू को कुछ खुशी महसूस हुई और उसने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये वास्तव में एक दिलचस्प जगह है और वहाँ एक दिलचस्प व्यक्ति भी है जो आपको दिलचस्प लग सकता है। कहाँ? ये कौन है? ची तियानई बहुत उत्सुक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तियान जियू ने संचार को समाप्त करते हुए कहा। उसका भौतिक रूप पहले से ही अंतरिक्ष से गुजरते हुए ची तियानई के सामने पहुंच चुका था। मास्टर आप 1 मिनट रुकिए, मैं उनके लिए एक नोट छोड़कर जाऊं ताकि वे चिंता न करें, ची तियानई ने कागज और कलम लेते हुए कहा। नोट लिखकर उसे चाय के कप से सुरक्षित मेज पर रखने के बाद वह तियान जियू के साथ चली गई। तियान जियू द्वारा प्रयुक्त अंतरिक्ष नियम अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक था, जो कि यात्रा के लिए अनिवार्य था। पलक झपकते ही वह ची तियानई को तियान्यान झील तारा प्रणाली से दूर ले गया। जब ची परिवार को ची तियानई द्वारा छोड़ा गया नोट मिला तब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन वे बहुत घबराए नहीं। यद्यपि ची तियानई ने यह नहीं बताया कि वह किसके साथ गई थी, लेकिन ची परिवार को इसकी अच्छी जानकारी थी, हालांकि उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। ची तियानई के नोट से यह स्पष्ट हो गया कि सम्राट तियानशु द्वारा तय किए गए विवाह को स्वीकार करने का उनका कोई इरादा नहीं था। लिन शेन, प्रतिभा में कमी न होने के बावजूद, उनके आदर्श पसंद नहीं थी। वह किसी पुरुष के लिए किसी अन्य महिला के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। लिन शेन बर्फ के कमल के बीच बैठा था, उसका शरीर सफ़ेद धुंध में डूबा हुआ था, वह बर्फ के कमल से निकलने वाले बर्फ के कानून को महसूस कर रहा था। हर दिन एक निश्चित अवधि के लिए हिमकमल बर्फीली सांसें छोड़ता था, जो उसके कानून को महसूस करने का सबसे अच्छा अवसर था। बर्फीली सांसों में बर्फ का नियम समाहित था, जो हालांकि वास्तविक स्टैसिस नियम नहीं है, फिर भी विस्तार के रूप में स्टैसिस नियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यदि कोई व्यक्ति बर्फ के नियम में पूर्णता प्राप्त कर ले तो वह परम शून्य को भी प्राप्त कर सकता है, जो कि स्टैसिस नियम की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। पूर्ण शून्य की प्राप्ति से स्टैसिस कानून के बारे में हमारी समझ और अधिक गहरी हो सकती है, जैसा कि टी स्टेन द्वारा छोड़ी गई पुस्तक में कहा गया है। हालांकि लिन शेन प्रतिदिन 2 घंटे तक बर्फीली सांसों के बीच कंपकंपाती ठंड में बैठने के कारण किसी भी प्रकार के कानून के सार को महसूस करने में असफल रहे, उन्हें ठंड के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मेरी समझ में कमी है। कानून को समझने के लिए मुझे अमर अंडे पर भरोसा करना पड़ सकता है। लिन शेन ने हतोत्साहित महसूस किया। वह बर्फीले कमल की विधि शक्ति को महसूस नहीं कर सका, दोष ढूंढना तो दूर की बात थी। लिन शेन ने एक अन्य संभावना पर भी विचार किया, शायद उसकी मूल उत्परिवर्तन दर कानून की शक्ति को महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ऐसे निर्जन स्थान में आइस लोट्स के रस के अलावा उसके आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाने का कोई अन्य साधन नहीं था। ओन्यू 100 अपने साथ लाए गए म्यूटेटेड निर्वाण लिक्विड की सीमित मात्रा को 2 दिनों के भीतर ही पी लेने के कारण उसे उसका रस पीने में थोड़ी असहजता महसूस हुई। कुछ दिनों बाद, कई प्रयासों के बाद, लिन शेन को पता चला कि जब भी वह स्नो वैली से बाहर निकलता तो आइस लोट्स एक ठंडी किरण उत्सर्जित करता, जो उसे तुरंत बर्फ में ढक देती और उसे वापस घाटी में जाने के लिए मजबूर कर देती।
बर्फ की घाटी का जानवर सौभाग्य से बार बार जमने के बाद लिन शेन का ठंड के प्रति प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया था। आइस लोड से आने वाली बर्फीली किरणें उसे केवल बर्फ के ब्लॉक के भीतर जमा सकती थीं तथा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। बेशक मुख्य कारण ये था कि आइस लोड्स उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि वह केवल उसे वहां फंसाना चाहता था और उसे जाने से रोकना चाहता था। हर बार जब लिन शेन जम जाता था तो बर्फ का कमल उसे अपने फूल में खींच लेता और बर्फ के टुकड़े को पिघलाने में उसकी मदद करता और संयोग से उसे जमने के बाद उसके शरीर की मरम्मत के लिए अपने अमृत की एक खुराक देता। वास्तव में लिन शेन के पास विकास सिद्धांत से विकसित होने की क्षमता थी और उसे अपने शरीर की मरम्मत के लिए वास्तव में अमृत की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दुख की बात है कि आइस लोड्स मानव भाषण को नहीं समझ सकता था, इसलिए लिन शेन ने जो कुछ भी कहा वह व्यर्थ था। यद्यपि लिन शेन अंदर से कुछ हद तक प्रतिरोधी था, फिर भी अमृत वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। प्रत्येक खुराक ने मूलतः उसके आधार उत्परिवर्तन दर में 4 या 5 अंक की वृद्धि की, जिससे लिन शेन की आधार उत्परिवर्तन दर में लगातार वृद्धि हुई। एक दिन लिन शेन बर्फ की घाटी में आराम से टहल रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह एक भूमिगत दरार या एक उपहिमनद नदी ढूंढ लेगा ताकि वह चुपचाप उस क्षेत्र से निकल सके और फिर से आइस लोड्स द्वारा फंसने से बच सके। उसे कोई भूमिगत नदी या बड़ी दरारें तो नहीं मिलीं, लेकिन उसने एक छोटे काले जानवर को बर्फ के ढेर से अपना सिर बाहर निकालते हुए उत्सुकता से उसे देखते हुए देखा। क्या इस जगह पर अन्य जीव भी हैं? लिन शेन ने जिज्ञासा से छोटे जानवर को देखा। ये कुछ एक तिल जैसा दिखता था, गोलमटोल और मोटा, सामान्य तिल से लगभग 2 गुना बड़ा, चमकदार काली आंखों के साथ जिनसे स्पष्ट मूर्खता झलकती थी, जिससे ये वास्तव में काफी प्यारा दिखता था। लिन शेन ने उसे देखा और उसने लिन शेन को देखा, उसे जरा भी डर नहीं लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह बर्फ के ढेर से बाहर निकलकर पास के बर्फ के टुकड़े पर बैठ गया और ऊंचे स्थान से लिन शेन को निहारने लगा। स्वर्ग का एक मार्ग है, फिर भी तुम उस पर नहीं चलते। नरक का कोई द्वार नहीं है, फिर भी तुम उसमें घुस जाते हो। इस युवा गुरु के खिलाफ इस तरह की जबरदस्त अवज्ञा, मैं वास्तव में आपके अहंकार के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा यदि मैं आपसे नहीं निपटता। लिन शेन ने बेस म्यूटेशन प्राणी को पकड़ने के लिए पवित्र शील ड्रैगन को बुलाया। पवित्र ढाल ड्रैगन ने तुरंत एक गोलाकार ढाल थूक दी और उसे छछूंदर की ओर फेंक दिया। लिन शेन ने सोचा था कि यह छोटी सी चीज साधारण दिखती है और इसलिए उसने मान लिया कि इसका स्तर कम होगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए इसने एक प्रोपेलर जैसी अजीब जीवन आधार को उगल दिया और सीधे गोलाकार ढाल की ओर उड़ गया। तेज गति से घूमते हुए लाइफ बेस ने गोलाकार ढाल पर प्रहार किया, जिससे उसमें गहरा घाव हो गया, जिससे ढाल लगभग आधी टूट गई। सौभाग्य से पवित्र शील ड्रैगन ने इसे तुरंत वापस ले लिया, अन्यथा इसका जीवन आधार बर्बाद हो गया होता। लिन शेन को बहुत आश्चर्य हुआ। यद्यपि पवित्र शील ड्रैगन केवल आरोही स्तर का था, लेकिन इसके जीवन आधार की रक्षात्मक क्षमता ऐसी थी कि साधारण निर्वाण स्तर के प्राणियों के लिए इसे एक झटके में तोड़ना मुश्किल था। उस छोटे से प्राणी के जीवन आधार ने एक ही वार में ढाल को लगभग चकनाचूर कर दिया, जो काफी प्रभावशाली था। क्या यह आरोहण स्तर या निर्वाण स्तर पर है? लिन शेन को लगा कि इसकी शक्ति केवल आरोहण स्तर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उसने इसे निर्वाण की शक्ति का उपयोग करते नहीं देखा था, इसलिए वह फिलहाल निश्चित नहीं हो सका। लिन शेन ने जल्दी से पवित्र शील ड्रैगन को वापस ले लिया, उसे कुछ औषधि खिलाई और उसे धीरे धीरे उसके कैप्सूल रूप में ठीक होने दिया। उसी समय उसने सफ़ेद जैद चाकू बुलाया और उस छछूंदर की ओर इशारा किया जो अब बर्फ के टुकड़े पर गर्व से नाच रहा था, यहाँ तक कि अपनी टांगें भी हिला रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसे मेरे लिए पकड़ो। वाइट जैड नाइफ ने छोटे जानवर को देखा, लेकिन भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक निर्वाण प्राणी है और यह निर्वाण में अत्यधिक विकसित है, इसे संभालना आसान नहीं है। वह छोटा जानवर एक निर्वाण प्राणी है। लिन शेन कुछ हैरान था। आप ये भी नहीं जानते कि जिस प्राणी का आप शिकार करना चाहते हैं उसका स्तर क्या है, और फिर भी आप ऐसा करने का साहस करते हैं। क्या तुम छोटी जिंदगी चाहते हो? जियो यू ने ताना मारा। सौभाग्य से इस बार यह सिर्फ एक निर्वाण प्राणी था, लेकिन अगर अगली बार आप किसी अमर प्राणी का सामना करते हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि आप इसे कैसे संभालते हैं। कौन जानता था कि इसकी मूर्खतापूर्ण प्यारी उपस्थिति के साथ यह एक निर्वाण प्राणी निकलेगा। लिन शेन ने जिद्दी होकर जवाब दिया। ज़ियाओ यू को उससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसने सफ़ेद जैड फोक को बुलाया और उसे तिल प्राणी की दिशा में शून्य में घुसा दिया। तुरंत ही सफ़ेद जैड कांटे पर एक अजीब रोशनी टिमटिमाने लगी, मानो किसी अदृश्य कांटे ने उस तिल प्राणी के शरीर को छेद दिया हो और फिर उसे अपनी ओर खींचने लगा हो। छछूंदर का प्राणी अत्यंत क्रोधित लग रहा था और उसने एक तीखी चीख निकाली जब प्रोपेलर जैसा जीवन आधार उसके ऊपर से उड़ता हुआ आया, जिससे जलते हुए पहियों की याद दिलाने वाली काली चमक निकलती हुई उसके सामने से गुजरी। ऐसा लगा जैसे कुछ काट दिया गया हो। ज़ियाओ यू की ओर खींचा जा रहा छछूंदर प्राणी रुक गया। ज़ियाओ यू का हाथ ऊपर की ओर झटका, मानो जिस चीज को वह खींच रही थी वह अचानक टूट गई हो और वह स्पष्ट रूप से उस चीज के टूटने से घायल हो गई थी।
ज़ियाओ यू की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई क्योंकि उसने अपने हाथ में एक और सफ़ेद जैड चाकू बुलाया और उसे सीधे तिल प्राणी पर फेंक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्नो वैली में एक भूत और एक छछूंदर के बीच लड़ाई हुई, इतनी भयंकर लड़ाई कि यह कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। लिन शेन ने आश्चर्य से देखा, वह जानता था कि जियो यू की युद्ध शक्ति कितनी मजबूत थी और निर्वाण स्तर के रैंकों में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। ये तिल प्राणी वास्तव में जियो यू के साथ मारपीट करने में कामयाब हो रहा था, जो लिन शेन के लिए काफ़ी अप्रत्याशित था, जिससे उसे और अधिक सावधानी से जांच करने के लिए प्रेरित किया गया। ये छछूंदर का जीव ऑब्सीडियन की तरह बिल्कुल काला था, सिवाय इसकी सफ़ेद पूंछ के जो सफ़ेद सोने जैसी दिख रही थी। ये काली रोशनी से चमक रहा था, बिजली की तरह हवा में तेजी से घूम रहा था, बार बार जियो यू के ब्लेड की रोशनी और कांटे के हमलों से बच रहा था। इसकी गति काफ़ी तेज थी, लेकिन फिर भी यह ज़ियाओ यू की तुलना में कुछ कमतर थी। जियो यू इसे पराजित करने में असमर्थ रहा। इसका मुख्य कारण इसका प्रोपेलर जैसा जीवन आधार था। जीवन आधार घूमता और नाचता था, लगातार मूल प्राणी के चारों ओर चक्कर लगाता था। जब भी कोई हमला होता, प्रोपेलर उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता। ज़ियाओ यू की ब्लेड लाइट अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, इसकी आक्रमण शक्ति निस्संदेह निर्वाण स्तर पर शीर्ष स्तर की थी, लेकिन जब उसकी ब्लेड लाइट प्रोपेलर जैसे जीवन आधार पर गिरी तो वह तुरंत नष्ट हो गई। जियो यू ने हमला करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल का उपयोग किया, लेकिन वे सभी व्यर्थ थे। प्रत्येक प्रयास प्रोपेलर लाइफ बेस द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दिलचस्प, इसकी जीवन आधार की क्षमता। इसका सिद्धांत कुछ हद तक मेरे स्क्रैप तलवार कौशल के समान है। जितना अधिक लिन शेन देखता, उतना ही अधिक वह उत्सुक होता। तिल प्राणी का जीवन आधार इतना दुर्जय था क्योंकि स्क्रैप तलवार कौशल की तरह इसमें आरी का प्रभाव था। हालांकि इस जीवन आधार का प्रभाव लिन शेन के स्क्रैप तलवार कौशल से भी बेहतर था। लिन शेन के स्क्रैप तलवार कौशल का केवल एक बार प्रभाव था, जबकि तिल प्राणी की तकनीक एक चेनसॉ की तरह थी, जो अधिक विनाशकारी शक्ति और धीरज के साथ लगातार घूमती रहती थी। लिन शेन के मन में एक विचार कौन था, अगर मेरी स्क्रैप तलवार कौशल में भी ऐसी तकनीक शामिल हो सकती है, तो इसकी विनाशकारी शक्ति और सहनशक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी और इसकी ताकत में ज़बरदस्त वृद्धि देखी जानी चाहिए। क्या अफसोस है कि स्क्रैप तलवार सिर्फ एक तलवार है, यह अपने आप उस तरह से घूम नहीं सकती है, लेकिन ब्लेड क्यूई को बाहर निकालने से एक समान प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। कुंजी यह है कि बल को नष्ट किए बिना कैसे बनाए रखा जाए, जो कि सामान्य कौशल से संभव नहीं है। जैसा कि लिन शेन ने सोचा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मार्शल पाथ 36 स्ट्रैटेजम से छिपी हुई शक्ति तकनीक इस समस्या का समाधान हो सकती है। एक और जेड दिक्री ज़ियाओ यू लंबे समय से लड़ रहा था, लेकिन एक छोटे जानवर को वश में नहीं कर सका और उसका रंग बहुत बदसूरत हो गया। उसके शरीर का कवच एक लाल भूतिया चेहरे के साथ चमक उठा, और जैसे ही भूतिया चेहरा प्रकट हुआ, छोटे जानवर की ताकत और उसका जीवन आधार अचानक बहुत कम हो गया। अपनी तलवार के एक ही वार से ज़ियाओ यू ने घूमते हुए जीवन आधार को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और हवा में एक भयंकर प्रहार के साथ उसने छोटे जानवर को छेद दिया, जो चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, कांटे की चमक के नियंत्रण से बच नहीं सका। यद्यपि वह अपने ब्लेड की रोशनी से उस छोटे जानवर को खत्म कर सकता था, लेकिन ज़ियाओ यू आगे बढ़ा और हाथ में सफ़ेद जेड ब्लेड लेकर उस प्राणी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। बहुत क्रूर। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने ज़ियाओ यू के शरीर और चेहरे को निर्वाण द्रव में ढका हुआ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी एक पागल मुस्कान थी। असुर भूत की क्रूरता बहुत अधिक थी, पालतू जानवर के रूप में भी यह चिंता का कारण था। लिन शेन कुछ बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करने के लिए गया, लेकिन उसने देखा कि जानवर के शरीर के भीतर से थोड़ी सी रोशनी उठने लगी, जो लगातार शव से बाहर निकल रही थी और एक साथ मिल रही थी और रेत जैसे कणों में बदल रही थी। ... निर्वाण शेष है। ये पहली बार था जब लिन शेन ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। निर्वाण प्राणी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की राख छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर यह निर्वाण अवशेष ही होता है। इनमें पुनर्जन्म की राख की तरह निर्वाण की पूरी शक्ति बरकरार नहीं थी, लेकिन फिर भी इनमें निर्वाण की शक्ति का गुण मौजूद था, जिससे ये काफ़ी उपयोगी बन गए। आइस लोड्स मुझे आइस नाइट में स्टार छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। कुछ जीवों का शिकार करने के लिए स्नो वैली के बाहर जाना ठीक रहेगा, है ना? लिन शेन ज़ियाओ यू को अपने साथ लेकर स्नो वैली के बाहर चला गया। चलते समय उसने आइस लोड्स की ओर देखा, और जब तक वह स्नो वैली से बाहर नहीं निकल गया, उसने उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। जब लिन शेन ने सोचा कि आइस लोड्स उसे छोड़ देगा, तो अचानक बर्फ की एक किरण उसकी ओर आई, जिससे वह एक बार फिर जम गया। जब लिन शेन पुनः आइस लोड्स से बाहर आया, तो उसने देखा कि ज़ियाओ यू बाहर बैठी आराम कर रही थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर स्नो वैली के मुहाने पर वापस चला गया। वह स्नो वैली के अंदर ही खड़ा रहा, बाहर नहीं निकला और ज़ियाओ यू को घाटी से बाहर जाने दिया। NOG ओमाइक्रॉन। आइस लोड्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उसे ज़ियाओ यू से कोई परेशानी नहीं हुई।
तुम कुछ निर्वाण प्राणियों का शिकार करो, अधिमानतः उत्परिवर्तन गुणवत्ता वाले, और कुछ निर्वाण द्रव वापस लाओ, लिन शेन ने शियाओयू को निर्देश दिया। पीछे देखे बिना जियाओयू ने स्नो वैली को छोड़ दिया और साहपूर्वक आकाश में उड़ गया। वह भी कुछ दूर ही गया था कि अचानक उसने पास के ग्लेशियर से एक बर्फ की गोली उड़ती देखी। शियाओयू ने अपनी तलवार से बर्फ की गोली को चकनाचूर कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने बर्फ की गोलियों की एक बौछार को अपने ऊपर एक हिंसक तूफान की तरह बरसते देखा। अपने Z4 की एक गति के साथ शियाओयू ने सभी बर्फ की गोलियों को उस ओर निर्देशित किया जहां उसका फोक इशारा कर रहा था, उन्हें दूर ले गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। लिन शेन स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि शियाओयू पर क्या हमला हो रहा था। वह थोड़ा ऊपर उड़ा और उस ग्लेशियर पर एक प्राणी को देखा जो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफ़ेद था, बंदर जैसा लेकिन गोरिल्ला जैसा भी दिख रहा था, जो शियाओयू पर बर्फ की गोलियां बरसा रहा था। ये स्पष्टतः एक निर्वाण प्राणी था। बर्फ की गोलियों को मोड़ने के बाद शियाओयू ने आगे की ओर वार किया और उसके ब्लेड की रोशनी उस प्राणी की छाती पर लगी, जिससे एक खूनी घाव हो गया। उस प्राणी का शरीर इतना कठोर है कि उसने शियाओयू के ब्लेड की रोशनी से सीधे वार झेला और केवल उसका शरीर क्षतिग्रस्त हुआ, वह मारा नहीं गया। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। सफ़ेद गोरिल्ला जैसा प्राणी शियाओयू द्वारा काटे जाने के बाद दयनीय ढंग से चीखा और भागते समय चिल्लाया। शियाओयू उसका पीछा करके उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि पड़ोसी पहाड़ हिल रहा है और नीचे की ओर गिर रही मोटी बर्फ के कारण हिमस्खलन शुरू हो गया है। जैसे जैसे हिमस्खलन आगे बढ़ा, पहाड़ का असली स्वरूप सामने आया और वह विचित्र रूप से ऊंचा होता गया। लिन शेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह पहाड़ वास्तव में पहाड़ नहीं था, बल्कि वहां एक विशाल सफ़ेद गोरिल्ला बैठा था। जब वह खड़ा हुआ तो वह पास के पहाड़ों से भी ऊंचा था। ज़ियाओबाई उस विशालकाय सफ़ेद गोरिल्ला के पैर की ओर दौड़ा, चिल्लाया और कूद पड़ा, साथ ही उसने अपनी छाती पर लगे घाव की ओर भी इशारा किया। विशालकाय सफ़ेद गोरिल्ला पहले से ही गुस्से में था, उसकी आंखें शियाओयू को घूर रही थीं। लगभग उसी समय विशाल सफ़ेद गोरिल्ला के चारों ओर अनगिनत बर्फ के भाले प्रकट हो गए। अगले ही पल बर्फ के भालों की बौछार शियाओयू की ओर उग्र रूप से बरसने लगी। शियाओयू ने अपने शरीर को बचाने के लिए अपने Z4 को तेजी से घुमाया, विभिन्न कौशलों का प्रयोग किया जैसे कि पैसा कोई वस्तु नहीं है, और यह सब करते हुए वह तेजी से पीछे हट रहा था। बैंग 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 बैंग, लेकिन शियाओयू का कांटा और चाकू उन बर्फ के भालों को पूरी तरह से रोक नहीं सके। उसका शरीर घायल हो गया और वह एक टूटते हुए तारे की तरह नीचे गिर गया। सौभाग्यवश उसका इरादा उसी दिशा में भागने का था और वह उसी दिशा में गिर पड़ा। लिन शेन ने शियाओयू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भयानक ताकत ने लिन शेन को घसीट लिया, जिससे बर्फीले मैदान में दो गहरी दरारें पड़ गईं। विशालकाय सफ़ेद गोरिल्ला ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन स्नो वैली के बाहरी इलाके में पहुंचने पर उसे कुछ समझ में आया। घाटी की ओर 2 बार दहाड़ने के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से मुड़कर चला गया। इसका आकार बहुत बड़ा था, इसके प्रत्येक कदम से आसपास के बर्फ के पहाड़ हिलने लगते थे और कई हिमस्खलन शुरू हो जाते थे। अपनी मूल स्थिति में वापस आने के बाद विशालकाय सफ़ेद गोरिल्ला बैठ गया, जिससे बर्फ के टुकड़े उसके शरीर पर गिरने लगे। एक अमर प्राणी बर्फ की घाटी के ठीक बाहर है, जिससे हमें बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। लिन शेन ने शियाओयू को नीचे उतारा। शुक्र है कि शियाओयू का शरीर इतना मजबूत था कि अमर प्राणी के हमले से उसे गंभीर चोट नहीं पहुंची। हालांकि उस अमर प्राणी के बाहर छिपे होने के कारण शियाओयू को शिकार पर जाने देने की योजना फिर से विफल हो गई। लिन शेन केवल निराशा में स्नो वैली में लौट सकते थे और पढ़ना और शोध कौशल जारी रख सकते थे। उनका इरादा स्वयं छिपी शक्ति तकनीक का अभ्यास करने का था और फिर इसका उपयोग अपने स्क्रैप तलवार कौशल को सुधारने के लिए करना था। वर्तमान में स्क्रैप तलवार कौशल की प्रभावकारिता अमर स्तर पर ताकत का मुकाबला करने के लिए मुख्य रूप से स्क्रैप तलवार के आंतरिक गुणों पर निर्भर करती है। उत्सर्जित होने वाली ब्लेड QE शक्तिशाली थी, लेकिन अधिक से अधिक ये केवल उसी निर्वाण स्तर के विरोधियों को ही काट सकती थी। अमर स्तर के खिलाफ ये ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। यदि वह सफलतापूर्वक चेनसॉ शैली का ब्लेड QE विकसित कर सके तो निस्संदेह ये ब्लेड QE की लड़ाकू प्रभावशीलता को एक पायदान ऊपर ले जाएगा। लिन शेन ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि छिपी हुई शक्ति तकनीक उतनी कठिन नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी और जल्दी ही उसे इसमें महारत हासिल हो गई। दूसरी ओर शियाओयू काफ़ी ऊब चुका था, इसलिए उसने लिन शेन का अनुसरण किया और शेल्फ से एक किताब उठा ली। एक असुर भूत के रूप में जिसके पास विरासत में मिली स्मृतियां थीं, इन पात्रों से उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब उन्हें इसकी विषय वस्तु नीरस लगी तो वे एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक पर चले गए और उसमें टिक नहीं सके। यह क्या है? शियाओयू ने आश्चर्य से पूछा, मानो उसे कोई दिलचस्प चीज़ मिल गई हो। खनक की आवाज़ सुनकर लिन शेन ने मुड़कर देखा और देखा कि शियाओयू एक खुली किताब पकड़े हुए था और उसके पैरों के पास एक Z टोकन गिरा हुआ था। यह Z डिक्री, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी देखा है।
लिनशेन जेड डिक्री लेने के लिए आगे बढ़ा और करीब से निरीक्षण करने पर उसे याद आया कि उसने इसे कहाँ देखा था। इससे पहले टेम्पल स्टार पर उन्होंने 3 वस्तुएं ली थीं, सूर्य शूटिंग धनुष, जेड डिक्री और स्कार्फ लव लेटर। लिनशेन के पास सूर्य शूटिंग धनुष था, वेई के पास जेड डिक्री थी और उसने ओयांग युडू को स्कार्फ प्रेम पत्र दिया था। जमीन पर पड़ा जेड डिक्री का टुकड़ा वेई के जेड डिक्री के समान ही था। डार्क बर्ड मंदिर, ये कहाँ से आया? लिनशेन ने इसे बारीकी से जांच की और यह वास्तव में उसके हाथ में रखे जेड डिक्री वेई के समान था, लेकिन यह वही नहीं हो सकता था। यह इस किताब से गिर गया। जियो यू ने जो किताब पकड़ी थी उसे लिनशेन को सौंप दिया। लिनशेन ने किताब ली और सबसे पहले कवर को देखा, जिस पर भी कोई शीर्षक नहीं था, लेकिन इसी तरह नीचे दाहिने कोने में छोटे अक्षर आंसू का दाग थे। पुस्तक के पृष्ठों को पलटने पर उन्होंने पाया कि वे खाली थे तथा पुस्तक के मध्य में एक खांचा बना हुआ था जो जेड डिक्री के आकार से मेल खाता था, जिससे पता चलता था कि पुस्तक को विशेष रूप से इस जेड टोकन को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मुझे याद है कि जेड डिक्री और प्रेम पत्र दोनों डार्क बर्ड मंदिर में पाए गए थे। यहाँ भी ठीक इसी तरह का एक और जेड डिक्री कैसे मौजूद है? क्या ये हो सकता है कि यह आंसू का दाग मंदिर के तारे तक भी गया हो? लिनशेन कुछ हैरान था। मंदिर का सितारा अजीब और रहस्यमय था। इसके मामले लिनशेन के लिए अस्पष्ट और समझ से परे थे, और मंदिर के सितारे से वापस लाई गई चीजें भी उतनी ही अजीब थीं। सूर्य तीर चलाने वाला धनुष, जेड डिक्री और प्रेम पत्र दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर सकते थे तथा मंदिर के तारे में भूत प्रेत और देवताओं जैसे प्राणियों को दूर भगा सकते थे। फिर भी मंदिर के तारे को छोड़ने के बाद ये वस्तुएं साधारण से अधिक कुछ नहीं लगती थीं तथा टिकाऊ होने और क्षति पहुंचाने में कठिन होने के अलावा इनमें कोई जादुई गुण नहीं था। लिनशेन दुश्मनों के खिलाफ सूर्य शूटिंग धनुष का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह धनुष को खींच नहीं पा रहा था और न ही उसे धनुष के भीतर कोई शक्ति महसूस हो रही थी। सिद्धांत रूप में सूर्य शूटिंग धनुष को सूर्य शूटर जनरल के अमर जीवन आधार का एक रूपांतरण होना चाहिए था, जो प्राचीन क्षेत्र राजा के अधीन 10 जनरलों में से एक था। भले ही लिनशेन इसे खींच नहीं सके, लेकिन धनुष में स्वयं कुछ शक्ति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन मंदिर के तारे से दूर धनुष सचमुच रद्दी जैसा पूरी तरह बेकार लग रहा था। काफी देर तक इसे आगे पीछे जांचने के बाद भी कुछ न समझ पाने पर लिनशेन ने जेड डिक्री को पुस्तक में वापस रख दिया, इस इरादे से कि वह पुस्तक को वापस उसके स्थान पर रख दे। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये स्थान तियान जियुयो का पूर्व निवास था। यहाँ मौजूद चीजें तियान जियुयो या उसकी पत्नी की होनी चाहिए। यदि वह वास्तव में इन चीजों को अपना मानता है तो तियान जियुयो के पास उसे न जाने देने के और भी अधिक कारण होंगे। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि इस चीज का क्या उपयोग है, इसे लेना बेकार था। जैसे ही लिनशेन ने जेड डिक्री को पुस्तक के स्लॉट में डाला और उसे बंद करने की तैयारी की, फीजाई बैकपैक से बाहर निकली और पुस्तक से जेड डिक्री को छीन लिया। फेइजाई, तुम क्या कर रहे हो? लिनशेन ने उत्सुकता से फेइजाई को देखा। फेइजाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपने मोटे शरीर को लकड़ी के घर के बाहर खींच लिया। उसने जेड डिक्री को मुंह में पकड़कर जोर से आकाश में फेंक दिया। लिनशेन को संदेह हुआ। फेइजाई ने बहुत पहले ही वेई के हाथों में जेड डिक्री देखी थी। अगर उसकी दिलचस्पी थी तो उसे इसे तब ले लेना चाहिए था। अब अचानक उसे इस जेड डिक्री में रुचि क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है? यह जेड डिक्री वास्तव में वेई के पास मौजूद डिक्री से अलग है। जैसा कि लिनशेन सोच रहा था, उसने देखा कि जेड डिक्री पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। पहले चमकहीन जेड डिक्री से अब चमकदार रोशनी निकलने लगी और उस पर लिखे शिलालेख चमकने लगे। लिनशेन और शियाओ यू ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा कि कैसे जेड डिक्री से प्रकाश धीरे धीरे भौतिक रूप में परिवर्तित हो रहा था और एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? लिनशेन दंग रह गया। दृश्य ऐसा था जैसे हवा से कोई जादुई रचना उत्पन्न हो गई हो। डार्क बर्ड टेम्पल। लिनशेन ने मंदिर बनने के बाद उसके ऊपर ये शब्द देखे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि पिछली जेड डिक्री डार्क बर्ड मंदिर से थी और यह भी संभवतः डार्क बर्ड मंदिर से संबंधित थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह चीज़ हवा से एक डार्क बर्ड मंदिर बना सकती है। फेइजाई ने अपने पंख फड़फड़ाए और डार्क बर्ड मंदिर में उड़ गया। उत्सुकतावश लिनशेन तुरंत उसके पीछे मंदिर में चला गया। अंदर कोई दिव्य प्रतिमा लटकी हुई नहीं थी और वेदी के ऊपर कोई प्रतिमा नहीं बल्कि एक पट्टिका थी जिस पर डार्क बर्ड शब्द अंकित थे। लिनशेन ने दिव्य वेदी पर जानी पहचानी चीजें देखीं। धूपबत्ती और लकड़ियां थीं जो चियो मंदिर के अंदर के दृश्यों की तरह लग रही थीं। जब लिनशेन विचार कर रहे थे, फेइजाई ने अपना पंख फड़फड़ाया और धूप की एक छड़ी उनकी ओर उड़ी और लिनशेन के हाथ में आ गिरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं धूपबत्ती चढ़ाऊं? लिनशेन ने फेइजाई के इरादे को समझ लिया, इसलिए उसने धूपबत्ती जलाई और उसे धूपबत्ती में रख दिया। यहाँ बर्फ के कमल के कानून से हस्तक्षेप हो रहा है। दूर टेलीपोर्ट करना संभव नहीं होना चाहिए, है ना?
लिन शेन ने सोचा, फिर भी जैसे ही उसने कलिंग धुएं को देखा, उसे लगा जैसे वह बादलों और धुंध पर सवार था, और उसके सामने का मंदिर स्वप्न जैसा और कम वास्तविक दिखाई देने लगा। जब लिन शेन को फिर से ठोस जमीन पर खड़े होने का एहसास हुआ, हालांकि मंदिर अभी भी वैसा ही था, लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य बदल गया था। लिन शेन बाहर चला गया और चारों ओर देखने के लिए आकाश में उड़ गया। स्नो वैली गायब हो गई थी। बाहर एक विशाल हैंगिंग आइलैंड था, जो एक विशाल अखाड़े जैसा दिखता था, जिसके चारों ओर पत्थर की बनी सीढ़ियां थीं, बिल्कुल किसी स्टेडियम में बैठने की पंक्तियों की तरह। कॉमर्स स्टार में आपका स्वागत है, क्या आप अपने माल का मूल्यांकन करवाना चाहेंगे? अचानक द्वीप के ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। आप कौन हैं? ये जगह कहाँ है? लिन शेन ने पूछा। मैं कॉमर्स स्टार की आत्मा हूँ और यह कॉमर्स स्टार है। यहाँ आप अपने माल का मूल्यांकन करवा सकते हैं या माल के व्यापार में शामिल हो सकते हैं। आवाज ने जवाब दिया। क्या माल? लिन शेन स्टार ऑफ आर्म्स पर परीक्षण से गुजर चुका था, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन किया जा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह मूल्यांकन कॉमर्स स्टार का क्रय मूल्य है। यदि आप मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बेचने या दूसरों के साथ व्यापार न करने का विकल्प चुन सकते हैं। कॉमर्स स्टार सिक्कों के साथ वस्तु विनिमय या व्यापार का समर्थन करता है, कॉमर्स स्टार की आत्मा ने समझाया। आप सामान का मूल्य कितना आंकते हैं? लिन शेन ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माल क्या है। स्पिरिट ऑफ कॉमर्स स्टार की आवाज़ हैंगिंग आइलैंड पर गूंज उठी। इस तलवार के बारे में क्या ख्याल है? लिन शेन ने पूछा। जैसे ही लिन शेन के शब्द निकले, उसने देखा कि उसके सामने की जमीन कांप उठी और एक मंच ऊपर उठ गया। कृपया अपना सामान प्लेटफॉर्म पर रखें, स्पिरिट ऑफ कॉमर्स स्टार ने निर्देश दिया। लिन शेन ने फीजाई की ओर देखा और उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने स्क्रैप तलवार को मंच पर रख दिया। जैसे ही स्क्रैप तलवार को मंच पर रखा गया, वह तुरंत रंगों की चमक में फूट पड़ी, जिससे तलवार प्रकाश में ढक गई। स्क्रैप तलवार मध्य हवा में तैर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे बार बार स्कैन किया गया था। थोड़ी देर बाद रंगीन रोशनी ने अचानक लिन शेन के सामने एक स्क्रीन जैसा प्रक्षेपण बना दिया और फिर उस पर कुछ पाठ दिखाई दिया। एक तलवार, 11 कॉमर्स स्टार सिक्कों का मूल्य। ब्लेड सीरीज उत्पाद रैंकिंग शुरू हो रही है। वर्तमान में ये तलवार प्रथम स्थान पर है। कृपया अपनी तलवार का नाम बताएं। स्क्रैप तलवार। लिन शेन को इसकी आदत थी और उसने सीधे नाम बताया। नामकरण सफल रहा। स्क्रैप स्वॉर्ड ब्लेड सीरीज उत्पाद रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। 11 कॉमर्स स्टार सिक्कों का मूल्य। क्या आप बेचना चाहेंगे? स्पिरिट ऑफ कॉमर्स स्टार ने कहा।